ख़वातीन व हज़रात, उर्दू घर फेसबुक लाइव में हम इस वक्त जम्मू कश्मीर के एक सरहदी इलाके पुंछ में बैठे हुए हैं। पुंछ को दुनिया कई हवालों से जानती है। एक जो पुंछी या जम्मू कश्मीर के लोग फ़ख्र महसूस करते हैं ये बताते हुए कि कृष्ण चंद्र ने अपने बचपन के दिन जो है वो पुंछ में गुजारे हैं और पुंछ आखिरी उनके अय्याम तक उनकी तहरीरों का हिस्सा बनता रहा। आपने शिकस्त, मिट्टी के सनम, कालू भंगी और बहुत सी चीज़ें कृष्ण चंद्र की पढ़ी होंगी। कृष्ण चंद्र की तहरीरों में पुंछ झलकता है, जम्मू और कश्मीर की खूबसूरती झलकती है और साथ साथ यहाँ की मुफलसी और यहाँ की परेशानियाँ भी। आज हम पुंछ में कृष्ण चंद्र पार्क में बैठे हुए हैं। उर्दू शायरी और उर्दू अदब के बहुत ही अहम नाम इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे कृष्ण चंद्र के हवाले से, पुंछ के हवाले से, अदबी पुंछी सूरत हाल के हवाले से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर लियाकत जाफरी के नाम से आप तमाम हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं। कल भी हमने डॉक्टर लियाकत जाफरी साहब से एक इंटरव्यू किया था, उनकी गज़लें भी सुनी थी। आज ये हमारी खुशकिस्मती, उर्दू घर की खुशकिस्मती है कि तीन बहुत ही अहम नाम डॉक्टर लियाकत जाफरी, अनवर ख़ान और हारून राठौर इस वक्त हमारे साथ हैं। तीनों का ताल्लुक़ पुंछ से है, तीनों दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और तीनों उर्दू पढ़ाते हैं और एक जज्बाती रिश्ता हम सब का पुंछ के साथ भी है और कृष्ण चंद्र के साथ भी। आइए चलते हैं डॉक्टर लियाकत जाफरी, अनवर ख़ान और हारून राठौर की ओर और इनसे पुंछ, कृष्ण चंद्र के हवाले से कुछ बात करने की, जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी इस गुफ्तगू में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपने सवालात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आपके सवालात भी इस गुफ्तगू में शामिल किए जाएं। लियाकत जाफरी साहब, अनवर ख़ान साहब, हारून राठौर साहब, आपका खैर मकदम है उर्दू घर फेसबुक लाइव में। आज ये हम सब के लिए बड़ा जज्बाती एक लम्हा है कि हम लोग एक ऐसी जगह पे बैठे हैं कि जहाँ पे आप बैठे हैं आपके पीछे हमें कृष्ण चंद्र दिखाई दे रहे हैं। ये पार्क जिसको हम कृष्ण चंद्र के नाम से मंसूब करते हैं और हमारी बदकिस्मती भी कहिए कि इस पार्क को, हालांकि कृष्ण चंद्र ने खुद इसको फवारा गार्डन लिखा है लेकिन उस ज़माने में जाहिर है ये उसी नाम से था। अक्सरियत यहाँ की पुंछ की ना तो कृष्ण चंद्र के नाम से वाकिफ़ है, इस पार्क से अगर वाकिफ़ है तो फवारा गार्डन के नाम से वाकिफ़ है। सरकारी और गैर सरकारी सभी तरह के अगर आप पोस्टर्स और लेटर्स पढ़ लें उसमें यही सब रहता है। लियाकत जाफरी साहब, आप कई सालों से जम्मू में हैं और यही इसी पार्क के पास कॉलेज है जहां आपने पढ़ाया भी है और जहां से आपने तालीम भी हासिल की है तीनों लोगों ने। इस वक्त आप कृष्ण चंद्र पार्क पे बैठ के कृष्ण चंद्र पे बात करेंगे, कैसा महसूस हो रहा है आपको? भाई ज़मरुद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे आपके इदारे का बहुत बहुत शुक्रिया जो एक ऐसी पेशरफ्त कर रहा है, बाजियाफ्त कर रहा है चीज़ों को वापस एक मरतबा निकालने की। और इस वक्त हम पुंछ में मौजूद हैं, कृष्ण चंद्र के शहर में मौजूद हैं, चिराग हसन हसरत के शहर में मौजूद हैं और इस वक्त अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि हम उस लीजेंड के बारे में बात करें जो हमारी रगों में खून बन के दौड़ता है। पुंछ इस वक्त रियासत जम्मू और कश्मीर में एक मुतहर्रिक अदबी मरकज़ है। उसकी वजह शायद यही है कि हमारे पास एक एसेट है कृष्ण चंद्र के नाम से। कृष्ण चंद्र कहीं ना कहीं हमारी यादों में है, हमारी तारीख़ में है। इस वक्त हमारे बैकड्रॉप पे अगर आप देख रहे हैं तो एक महज स्टेचू भर रह गया है जिसके साथ यादें मंसूब हैं। अभी मुझे अनवर कह रहे थे कि लियाकत बहुत बुरे वक्तों में जा रहा है पुंछ और बुरे वक्तों में अदब जा रहा है। कि चुनाव के दौरान लोग कृष्ण जी की स्टैचू के साथ रस्सी बांध के शामियाने लगाते हैं, लेकिन बहरहाल हमसे 100 मीटर के फासले पे कृष्ण चंद्र जी की अस्थियां दफन हैं और मैं महसूस करता हूँ, अनवर महसूस करते होंगे, हारून, इस वक्त हम उनको यहीं कहीं पा रहे हैं अपने दाएं बाएं। और इंशाल्लाह मैं तो अब पिछले 20 साल से जम्मू मुकीम हूँ। अनवर बदस्तूर यहाँ पे हैं, हारून बदस्तूर यहाँ पे, हमारे भाई आसिफ बदस्तूर यहाँ पे हैं। ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है कृष्ण चंद्र के उनसे मुतल्लिक ये जो स्थान है। देखिए लियाकत भाई, जहाँ तक आपने इस मुकाम के हवाले से बात की, मैं यहाँ ये अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि कृष्ण चंद्र को किस कदर ज़हनी और जज्बाती वाबस्तगी थी इस शहर पुंछ के साथ। क्योंकि एक तो ये कि उनका बचपन यहाँ गुजरा, उनके पढ़ने पढ़ाने के दिन यहाँ रहे, यहाँ से उन्होंने सीखा
उस पर भी हम इंशाल्लाह कुछ बात करेंगे यकीनन। लेकिन आपने इस मुकाम के हवाले से बात की, तो कृष्ण चंद्र जब 74 में 1974 में यहाँ तशरीफ़ लाए आखिरी मरतबा पुंछ में अपनी वफ़ात से 3 साल कबल तकरीबन, तो होता ये है 74 में, और उस वक्त तय ये पाया कि जो हमारा फिल्म डिवीज़न था उसने तय किया कि कृष्ण चंद्र की हयात और कारनामों पे एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाए वीडियोग्राफी के ज़रिए। तो उन्हीं के भाई मोहिंदर जी को ये ज़िम्मा सौंपा गया। एक पूरा क्रू मुंबई से चला, पुंछ पहुंचा। तो उस दौरान जो उनका सफ़रनामा था, सरला देवी भी उनके साथ, सरला साथ थी, सलमा सिद्दीकी साथ थी, सलमा सिद्दीकी साथ थी, उनके भाई महेंद्र साथ थे, और पूरे वो जो एक क्रू था मुंबई से आया था उसको शूट करने के लिए। तो उस दौर में कृष्ण चंद्र जी ने क्या किया कि अपना एक सफ़रनामा, जो आखिरी सफ़रनामा उनका है, वर्क खो गई ज़िंदगी में, आपने इस मुकाम के हवाले से कहा। उसमें जहाँ उन्होंने बहुत सारी अपनी यादें ताज़ा की, बहुत सारी बातें ताज़ा की, उसमें हुआ ये कि उन्होंने डॉक बंगलो जो यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, उनका क़याम वहाँ था। तो वो लिखते हैं, अगर ज़मरुद आप भी सुनिएगा और हारून सर, कि किस तरीके से कृष्ण चंद्र ने इस मुकाम का तज़किरा, जिसमें हम यहाँ बैठे हुए हैं कृष्ण चंद्र पार्क, इसे राजा मोती सिंह जी ने बनवाया था कश्मीर के निशात बाग की तर्ज पे, और उसी की तर्ज पे यहाँ फव्वारे मौजूद थे। जी, जब यहाँ डोगरा राज था पुंछ में। तो वो लिखते हैं अपने उस सफ़रनामे में, वर्क हो गई ज़िंदगी मेरी। इससे पहले खान साहब एक और कि पुंछ राजधानी थी, पुंछ राजधानी स्टेट थी, फुल फ्लेज स्टेट थी, और ये शहर हमारा राजधानी थी उसकी। और ये ही यहाँ से बिल्कुल चंद गज़ के फासले पे पुंछ का टाउन हॉल, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस मुकाम को कितनी मतलब अहमियत देते थे कृष्ण चंद्र अपनी तहरीरों में, और किस कदर वाबस्ता थे जज्बाती तौर पे। मैं एक इक़्तिबास पढ़े देता हूँ। वो कहते हैं, मैं और महिंदर कुछ कहे सुने बगैर शहर के नीम उजाले में पुंछ के डाक बंगले से बाहर चल दिए। करीब ही हमारा प्ले ग्राउंड था, विक्टोरिया जुबली हाई स्कूल का प्ले ग्राउंड, मगर अब उस खेल के मैदान के आधे हिस्से पर कॉलेज तामीर हो चुका था, और दरिया की जानिब से प्ले ग्राउंड के किनारे जो पाए के पेड़ थे वो सब काट डाले गए थे। आगे चले तो सोचा फवारा बाग आएगा, जिसके दोरों या बुलंद कामत सर बुलंद होंगे। सरू तो मौजूद थे, मगर बाग तबाह हो चुका था, जिसमें आज हम बैठे हुए हैं। वो अनार के पेड़ कहाँ थे, और वो नाशपातियों के पेड़, खुबानी, सेब, प्लम और बगुगोशों के दरख्त, जिन पर हम प्ले ग्राउंड आते जाते यलगार करते थे, और बाग के माली दूर दूर तक हमारे पीछे भागते थे, मगर चुस्त लड़कों की दौड़ का मुकाबला कैसे कर सकते थे। वो फवारा बाग जो निशात बाग की नकल में बनाया गया था, उसका अब कुछ भी बाकी ना था, न फवारे, न टेनिस कोर्ट, न अंगूर की छती हुई बेलें, कुछ तो बाकी ना था। सुना है कि जब कबायली इधर हमला आवर हुए 19 तो फवारा बाग की, जब उन्होंने कहा कि जो फवारा बाग निशात बाग की नकल में बनाया गया, उसका अब कुछ भी बाकी ना था। 74 की बात है। जी, ये और आखिरी मरतबा आए कृष्ण चंद्र, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से जो खतूत लिखे दोस्त अहबाब को, उसमें ये कहा कि मैं वापस पहुँचाना चाहता हूँ। नहीं लियाकत भाई, उसका ख़त एक उन्होंने अयूब शबनम साहब के नाम लिखा है। दौरान गुफ्तगू में उसका इक़्तिबास भी पढ़ूंगा, जिसमें कृष्ण चंद्र ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी। और अयूब शबनम साहब को, जो पुंछ के एक नामवर अदीब हैं, सहाफ़ी रहे, और एक हफ्त रोज़ा वो निकालते रहे सितारों से आगे। उसके अलावा कृष्ण चंद्र के नाम से कोई कृष्ण चंद्र क्लब सोसाइटी भी है, कृष्ण चंद्र क्लब उन्होंने बनाए रखा। और सबसे बड़ी बात ये रही ज़मरुद भाई और डॉक्टर साहब, जैसे आप भी जानते हैं, कि उन्होंने कृष्ण चंद्र के नाम पे इस तहरीक को, जो अदबी तहरीक थी पुंछ की, उसको ज़िंदा रखा। और कृष्ण चंद्र उन्हें कहते हैं कि तुम सुरन कोर्ट में मेरे लिए एक जगह ढूंढ के रखो, वो पढ़िएगा, वो खत हम जरूर पढ़ेंगे। लेकिन आपने कहा था इसकी सूरत हाल, जैसे आपने कहा, ये अब ना तो फवारा बाग है, 1992 में पीजी धर चक्रवर्ती यहाँ ज़िला तक़ियाती कमिश्नर थे पुंछ के, तो उनको अदबी ज़ौक़ भी था, वो इन मामलात की समझ रखते थे। तो उनकी काविशों से इस फवारा बाग को कृष्ण चंद्र के नाम से मंसूब किया गया। और तारीख ये भी कहती है, हारून आप वाकिफ़ हैं, हम अक्सर ये बातें करते रहते हैं, कि जब कृष्ण चंद्र जी की वफ़ात हुई या उससे पहले जो कोई वसीयत उन्होंने कर रखी थी, उसमें यह था कि अगर मुझे पुंछ दफन कर सको या मेरी अस्थियाँ वहाँ तक पहुँचा सको तो ठीक है, वरना कोई ना कोई सूरत ऐसी पैदा कीजिएगा कि मैं पुंछ के साथ मेरा एक ताल्लुक़ बना रहे। तो बाद में उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर थे, गालिबन वजाहत हबीबुल्लाह साहब थे, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी और इस वक्त काफ़ी बड़े नामचीन शख्स हैं हिंदुस्तान के, उनकी सरबराही में एक वक्त वहाँ गया मुंबई 1970, और वहाँ से उनकी कुछ अस्थियाँ लाई गईं, और जो यहाँ पे ज़्यादातर तो पुंछ दरिया में बहा दी गई, क्योंकि वो उनकी कृष्ण चंद्र की वसीयत थी कि पुंछ के पानी में इसको महलूल कर दें।
اور اس کے بعد جو بچی ہوئی استھیاں تھی وہ یہاں پہ ایک ڈول میں ڈال کے دفن کر دی گئی. انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد وہاں بھی جائیں گے. اور یہ جو کیا ان کا تو جہاں تک ان کی تاریخ پیدائش ہے اس پہ اکثر جو ناقدین کا اختلاف ہے, لیکن ایک مضمون ہے کرشن چندر کا جس میں انہوں نے خود لکھا ہے اس حوالے سے, میں وہ یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا. دو ان کے اقتباسات کے کرشن چندر کہتے ہیں کہ اس لیے میرا سن ولادت, جائے ولادت, یوم ولادت اہم نہیں, اہم یہ بات ہے کہ جب میں پیدا ہوا اور زندگی کے آئینے میں نے اپنی صورت دیکھی تو میں رو رہا تھا. بچپن کی کچھ دھندلی صورتیں یاد ہیں. راجہ صاحب کے محل کا ایک حصہ تھا, چند دیواروں کے کنگورے اور برجوں سے گرا ہوا ایک چکور صحن تھا. اس سے یہ اندازہ بھی ہو جائے گا ہمیں کہ جو ان کے محرکات تھے, موضوعات انہوں نے کہاں سے لیے, جو طبقاتی کش ہے, فسطائیت ہے, سماجی نابرابری ہے. کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جس پر مکھن لگا ہوا تھا, دوسرے ہاتھ میں دودھ کی کٹوری تھی. دیوار سے ایک کوا کائیں کائیں کرتا ہوا آیا اور چونچ مار کر میرے ہاتھ سے روٹی چھین کر لے گیا. ایک برجی سے ایک بندر چھلانگ مار کر آیا اور میرے ہاتھ سے دودھ کی کٹوری چھین کر چلتا بنا, اور میں ایک بے بس بچے کی طرح خالی ہاتھ پھیلائے ہوئے فرش پر بیٹھا بیٹھا زور سے رونے لگا. اس سے آگے کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں. یہی غصہ ہے جو سارا ان کی ادب پہ چھا. اور دیکھیے کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں, غالباً میری ماں میرا رونا سن کر بھاگی بھاگی آئی ہوگی. اس نے مجھے فرش سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا ہوگا, مجھے پھر سے دودھ, روٹی اور مکھن دیا ہوگا. مجھے کچھ یاد نہیں, صرف اتنا یاد ہے کہ ایک بندر نے میرا دودھ چھینا تھا, ایک کوے نے میری روٹی اور مکھن. 3 برس کی عمر میں اپنے عہد کی انسانی زندگی کے ایک بہت بڑے المیہ سے آشنا ہوں, جہاں ہر وقت انسان کی روٹی اور مکھن چھن جانے کا خدشہ رہتا ہے. وہ مجھے اس وقت یہ معلوم نہ ہوا کہ میرا اپنا دودھ, روٹی اور مکھن بھی کسی دوسرے بچے کا چھینا ہوا تھا. یہ بات بہت دیر میں سمجھ آئی, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ مزدور روز روٹی کی پوٹلی باندھ کر کارخانے کیوں جاتے ہیں, بیویاں رات کو دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے خاندانوں کا انتظار کیوں کرتی ہیں, کلرک سہمے دفتر کو کیوں جاتے ہیں, سر جھکا کر گویا آسمان سے برستی ہوئی گالیاں کیوں کھاتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگ خود غرض کیوں ہوتے ہیں, اپنے دوست کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں, بینک میں پیسہ کیوں جمع کرواتے ہیں. ان سب کے ذہن میں کہیں نہ کہیں میری طرح کوئی بندر یا کوا منڈلاتا ہے. لیکن ایک بات خان صاحب, یہ جو اس میں ہوگا لفظ انہوں نے یوز کیا اپنی ماں کے لیے, انہوں نے اٹھایا ہوگا, یہ جو ہوگا ہے نا, یہ جو قیاس ہے کرشن چندر کے ذہن میں چلتا رہتا ہے. مٹی کے صنم اگر آپ پڑھیں گے نا, اس میں پوری کیفیت یہی ہے. ایک شعور لا شعور کی جو ایک تکنیک ہے اس کے تحت تو نہیں ہے, ایک سوانحی خاکہ ہے, اس میں بھی جگہ جگہ. ایک بات میں ہارون کی بات کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا, آج آن ریکارڈ ہے کرشن چندر کی ولادت کے بارے میں کہ وہ کہاں پیدا ہو گئے. جی میں نے سلمہ کا انٹرویو کیا, سلمہ صدیقی صاحبہ کا, ان کی وفات سے 2 سال قبل, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پونچھ میں ان کی ولادت ہوئی. جب ڈاکٹر گوری شنکر پونچھ میں آئے ہیں ملازمت کے سلسلے میں, راجہ جی نے ان کو بلایا ہے اور وہ دربار کے ڈاکٹر بن کے آئے ہیں, حکیم بن کے, تو اس وقت فیملی آئی ہے ساتھ میں. تو سلمہ صدیقی یہ کہتی ہیں کہ اس وقت کرشن کی ماں حاملہ تھی اور کرشن ان کے بطن میں تھے, اور پھر نیچرلی اب حاملہ تھی تو ولادت یہاں ہوئی ہوگی بچے کی. لیکن کرشن چندر نے خود آن ریکارڈ وزیر آباد کا لکھا ہوا ہے. مہندر نے بھرت پور کا بھی, بھرت پور راجستھان کا ذکر ہے اس میں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کرشن چندر کی ولادت پونچھ میں نہیں ہوئی ہے. یہ باتیں کلیئر ہونی چاہیے آن ریکارڈ. لیکن صاحب دیکھیں, اگر ایک ہانڈ ماس کے انسان کی اگر آپ بات کریں گے, اس کی ولادت سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن کرشن چندر جو ہمارے سوچ میں زندہ ہیں, یا کرشن چندر جس نے ساری دنیا کو بدلا, وہ قلم کار کرشن چندر یقیناً پونچھ میں پیدا ہوا ہے. جی بالکل. مطلب بایولوجیکلی وہ نہیں ہوئے ہیں, لیکن مینٹلی وہ جو ہے نا, وہ پونچھ میں پیدا ہوئے ہیں. رہا. ابھی آپ ایک اقتباس میں ایک بات کہوں, جیسے ہارون نے کہا, زمرد آپ نے بھی یقیناً میں پڑھا ہوگا, ہمارے جو اس وقت ناظرین اور سامعین ہیں اردو گھر فیس بک لائیو کے ذریعے سے, وہ جانتے ہیں کہ کرشن چندر ترقی پسندیت کی طرف ان کا رجحان تھا, اور اس قدر خوبصورت تحریریں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نثر میں شاعری کر دی ہے انہوں نے. تو اس کے محرکات یقیناً پونچھ سے ہیں. ان کا جو مٹی کے صنم کی آپ نے بات دی, اس میں ایک چیپٹر آتا ہے وہ کہ ایک شہر تھا پونچھ, میں کہ ایک شہر تھا پونچھ. اس میں سے ایک اقتباس میں پڑھنا چاہوں گا کہ اس کرشن چندر نے
कहाँ से वो जो तरक्की पसंदी का उनकी ज़िंदगी का एक अहम वाक़या जो उन्होंने खुद नकल किया है, लियाकत भाई मैं उसे पढ़ना चाहूँगा। बाद में वो उनके मौज़ूआत में वो कैसे उभरा, जो ही हम वो इक़्तिबास पढ़ेंगे वो खुद वाज़ेह हो जाएगा कि कृष्ण चंद्र को पूंछ ने क्या दिया और फिर बदले में उस चीज़ को कृष्ण चंद्र किस तरह लोगों तक ले गए। इससे पहले चाकू वाला किस्सा है, जी 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 जी, इससे पहले एक और चीज़ है जो उसके साथ जुड़ेगी। जी जी, तो फिर आप वहीं से संभाल लीजिएगा। नाज़रीन, ये मिट्टी के सनम है, हमारे पास तो फोटो स्टेट वर्जन है, ये पाकिस्तान से कहीं से मैंने मंगवाया, और ये किताब अब शायद मंजर पे नहीं है और इसके बारे में कुछ भी नहीं मिल रहा है इस किताब पे, सिवाय इसके कि ये इंग्लिश में मिट्टी के सनम नावल कृष्ण चंद्र, कीमत ₹1 लिखी है। ना इसके ऊपर सन का पता चल रहा है, ना इसके ऊपर पब्लिशर का पता चल रहा है। ये एक आप लोगों समझ लें उस वक़्त के किसी शाती घर का है, मुमकिन है पाकिस्तान की कोई पब्लिकेशन हो या हिंदुस्तान की ही हो। तो ये तहकीक करें लोग जो ये देख रहे हैं, अगर ये किताब हमें दरियाफ्त हो जाए कहीं से, हमारे पास तो इसका PDF फाइल मिला और हम भेज सकते हैं किसी को भी। आप ज़मूरत से रब्ता करें, ये किताब हम आपको हिंदी में भी और उर्दू में भी रवाना कर सकते हैं। हम PDF फॉर्मेट उर्दू घर वालों के हवाले कर देंगे वहाँ से। और जो अनवर बात कर रहे हैं कि वो एक किस्सा आपको बयान कर रहे हैं, उससे पहले एक कैफियत और है जिसके बाद वो किस्सा जुड़ेगा। मैं एक शहर था पुंछ, ये मिट्टी के सनम में एक सवानी कहानी बाप है। पुंछ के दिन मेरे लिए बहते पानी के दिन थे और सूरजमुखी के फूलों की तरह आफताब के गिर्द तवाफ करने के दिन थे। और ये मुंबई में लिखा जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। मैं एक ज़मीन, एक धरती, एक शहर, एक सैयारा था जो मुसर्रत के गिर्द चक्कर लगाता। क्या कहने, हाँ, जो मुसर्रत के गिर्द चक्कर लगाता था। मेरे वो दिन खुले नीले आसमान में सफ़ेद बादलों की तरह गुजर गए। वो घड़ियां आज भी याद के किसी ऊंचे भूरे टीले पर लम्हों की लंबी लंबी डंडियों पर नरगसी फूलों की तरह झुकी हुई मुझे तकती। कितने ही रास्ते हैं मेरे दिल में जो पुंछ की वादी को जाते हैं, कभी शुमाल, कभी मशरक, कभी जनूब, कभी मगरिब, जिधर से भी चलता हूँ पुंछ पहुँच जाता हूँ। अब यहाँ क्या बचपन और क्या उसकी विलादत और क्या है सब चले। आगे लिखते हैं कि बड़े टेढ़े टेढ़े कोहिस्तानी कठिन रास्ते हैं, मगर जिधर से भी जाओ जब पुंछ करीब आता है तो दिल के दरवाजे खुलने लगते हैं। क्या पहाड़ फटने लगते हैं। एक तरफ से बेताड़ का दरिया आता है अलियाबाद की जानिब से, दूसरी तरफ से पुंछ का दरिया। जिस वादी में इन दोनों दरियाओं का संगम है वहीं पर पुंछ का शहर। अब आप ये देखिए, फिल्म एक जो है मंजर कशी, और आप नस्र देखिए ना, शायरी है। कहते हैं पिछले जमाने में एक राजा पुनश था, पे नून नून शीन। उसने सबसे पहले इस वादी में शहर बसाया, उसी के नाम पर उसे पुनशगरी कहा गया। इसे हम तो इसे ही कहेंगे, ये तो बॉम्बे में बैठे लिख रहे हैं। बाद में बिगड़कर पुनश का पुनच और पुनच से पुंछ हो। पंजाब और श्रीनगर से आने वाले लोग इस नगरी का बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं अक्सर उन लोगों से लड़ पड़ता हूँ। मजाक क्या है, पूंछ कहते होंगे, मगर दिल में कायल भी हूँ कि वाकई इस खूबसूरत छोटे से नगर का नाम बिगाड़ना नहीं चाहिए था। पुनश नगर ही रहता तो कितना अच्छा होता, मगर चीज़ें बिगड़ती हैं और चीज़ें बदलती हैं। ये मुझे उस वक्त मालूम न था। गुज़श्ता 50 वर्षों में ये शहर कितना बिगड़ा और कितना बदला है मैं आपको बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने आज तक अपनी माँ के चेहरे की झुर्रियाँ नहीं गिनी। अक्सर औकात तो वो मुझे झुर्रियाँ नजर भी नहीं आती है। फिर अपने शहर के बिगड़ने का हाल क्या बात। वो 30,000 चेहरे, वो 30,000 चेहरे उस शहर के हैं, उनमें से हर एक को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। कब इतने लोगों को ज़ाती तौर पर जानना मुमकिन है? मुंबई में रहते हुए मुझे 20 साल हो गए। इन 20 सालों में अच्छी तरह से 20 आदमी को भी नहीं पहचान पाया, मगर उस शहर के बच्चे बच्चे, गली गली और घर घर से मैं वाकिफ़ हूँ, अजब तरह से वाकिफ़ हूँ। यादों की इस स्केच बुक में हर चेहरा एक किताब है, एक किरदार है, एक कहानी है, एक नावल है। मैं उन्हें बयान ही नहीं कर सकता। वो सब मेरे दोस्त हैं। एक का हाथ पकड़ता हूँ तो दूसरा फौरन मेरे जहन में आकर कहता है मुझे भूल गए। लेकिन भाई आपने जो ये इक़्तिबास पढ़ा, इससे सुनने के बाद ये लगता है कि वाकई में चाहे कृष्ण चंद्र की पैदाइश पुंछ में नहीं, लेकिन कितनी जज्बाती जो है वो कैफियत पैदा कर दी इस इक़्तिबास के अंदर। किस तरह से उनके खून में जो है पुंछ रचा बसा हुआ है और उनकी तहरीरों में भी, इब्तदाई तहरीरों में भी वो नज़र आती है वो बात। और ये वही तहरीर है जिस तहरीर को पढ़ने के बाद ये ऐसा लगता है कि कृष्ण चंद्र जो है
वो यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाद में उनकी ज़िंदगी जो है बाकी अयाम उन्होंने कहाँ गुजारे, लेकिन इंतहाई खूबसूरत इक़्तिबास जो है आपने पढ़ा, और वाकई में पढ़ते वक्त जो है इंसान जज्बाती हो जाता है। इसी कहानी का एक जी, अब मैं इसमें एक बात ये करना चाहूँ कि देखें कि जहनी वाबस्तगी या जज्बाती वाबस्तगी पूंछ के साथ कृष्ण चंद्र की रोमानियत वाली, वो इन चंद सत्रों से वाज़ेह हुई। अब वो जो कृष्ण चंद्र का एक सिलसिला था कि वो खालिस अवामुन्नास के मसाइल उठाने, समाजी और तबकाती नाबराबरी के मसाइल उठाने, मार्कसी तहरीक के का रोमानियत के साथ जोड़ के, एक तरह से कह लीजिए अल्फाज रोमानियत वाले और सोच तरक्की पसंदीदाना, वो कहाँ से मिला? इसी में अपना एक वाक़या लिखते हैं, क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि इनके वालिद डॉक्टर गौरी शंकर जो थे वो पुंछ के राजा के ऑफिशियल डॉक्टर भी थे, और जो राजा सुखदेव सिंह जी के नाम से ज़िला हॉस्पिटल पुंछ है आज भी, उसमें भी आम आवाम को भी वो देखा करते थे। तो कृष्ण चंद्र लिखते हैं, मुझे पिताजी अपने साथ शाही महल में ले गए थे, वो राजा बलदेव को देखने गए थे जो बहुत बीमार थे। मैं महल के किसी दूसरे हिस्से में खेलने लगा, सब साथ खेलने वालों में दोनों राजकुमार थे, एक शाही बावर्ची का बेटा था, 2-3 और लड़के थे जो राजकुमारों के करीबी रिश्तेदार थे। वो लोग अपनी अपनी चीज़ें दिखा रहे थे एक दूसरे को। शाही बावर्ची के बेटे ने बड़े उम्दा उम्दा पत्थर दिखाए जो वो बेताड़ के दरिया के किनारे से चुनकर लाया था। राजकुमारों के एक चचाजाद भाई ने अपनी जेब से कांच के नए स्टाइल के बंटे दिखाए जो उसने श्रीनगर से मंगाए थे, और ये कहने की क्या ज़रूरत है कि आखिर में एक राजकुमार ने अपनी चीज़ें दिखाकर हम सबको मशहूर कर दिया। उसके पास एक जेबी घड़ी थी जो गीत गाती थी, राजा के बेटे के पास, राजा के पास जेबी घड़ी थी जो गीत गाती थी। आखिर में वो सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। डॉक्टर के बेटे, तुम्हारे पास क्या है दिखाने को? कुछ नहीं, मैंने किसी कदर झेंप कर कहा। कुछ तो होगा, बावर्ची का बेटा बोला। जेब टटोल कर दिखाओ। मैंने अपनी जेब टटोल कर डरते डरते अपना वजीराबादी चाकू निकाला। वजीराबाद के चाकू उस जमाने में बहुत मशहूर थे। मैं उस चाकू को अपने वतन वजीराबाद से लाया था। उसकी हत्थी हाथी दांत की बनी थी। उसके फल 3 थे जो एक स्प्रिंग दबाने से बारी बारी खुलते थे। ये वो चाकू था जो मुझे जिंदगी से ज्यादा प्यारा था। मेरे बाप ने मुझे एक दिवाली पर तोहफे में दिया था। मैंने जब अपना सफ़ेद हत्थी वाला चाकू जेब से निकाला और उसके खुफिया स्प्रिंग को दबाकर उसके फल दिखाए तो दोनों राजकुमार मबहूत हो गए। एक राजकुमार से रहा नहीं गया, उसने चाकू मेरे हाथ से छीनकर अपनी जेब में डाल लिया और बोला, इसे हम रखेंगे, इसे हम रखेंगे। मुतकबराना अंदाज, और क्या, राजे का शाहाना अंदाज। दूसरा राजकुमार उससे लड़ने लगा, वाह तुम क्यों रखोगे, इसे तो मैं रखूंगा, मैं तुमसे बड़ा राजकुमार हूँ। मैं दोनों राजकुमारों से उलझ पड़ा, वाह जी वाह, चाकू मेरा है, तुम क्यों लोगे? मैं नहीं दूंगा अपना चाकू, वापस करो मेरा चाकू। नहीं करते वापस, तुम्हारा चाकू अब हमारा है। मैंने धर के एक चांटा मारा उस राजकुमार को जिसने मेरा चाकू लिया था। फौरन बाकी लड़के मुझ पर पल पड़े, मार मार कर उनने मुझे ढेर कर दिया। मेरे सारे कपड़े फट गए। मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरा रोना सुनकर मेरे वालिद भी मेरे पास पहुंच गए। उन्हें देखकर मैंने और भी जोर से रोना शुरू किया। अपना चाकू चिल्ला चिल्ला के मांगने लगा। जब पिताजी ने सारी दास्तान सुनी तो उन्होंने भी मुझे मारा, और कस के मारा, और सबके सामने मारा। ये बात है। बदमाश राजकुमार पर हाथ उठाता है। हाँ, के राजे पे। हाँ, उसने मेरा चाकू जो छीन लिया है। पिताजी से कहिए मेरा चाकू दे दे। किस्सा मुख्तसर ये कि वो चाकू मुझे नहीं मिला। ये तो मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि ये लोग इसी तरह करते हैं। ये तो मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि ये लोग इसी तरह करते हैं। सफेद हत्थी वाला चाकू, कोई हसीन लड़की, जरखेज जमीन का टुकड़ा, सब इसी तरह हथियाते हैं, फिर वापस नहीं करते। इस तरह तो जागीरदारी चलती है, मगर इसी तरह तो जागीरदारी चलती है, मगर अच्छा नहीं किया उन लोगों ने। 2 आने के चाकू के लिए मुझे अपना दुश्मन बना लिया। वो सफेद चाकू आज तक मेरे दिल में खुबा हुआ है। आज तक मेरे दिल में खुबा हुआ है। एक तरह से मैंने आज तक जो कुछ लिखा है उस सफेद चाकू को वापस पाने के लिए लिखा। खुबना उसे कहते हैं कि जो चीज एक बार जख्म कर दे लेकिन बाहर ना निकले। वो गालिब ने कहा था ना, तीरे नीमकश खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, तो पार नहीं हुआ। आज भी वो चुभ रहा है और वो खलिश। अब देख लीजिए, कृष्ण चंद्र का ये बज़ाहिर छोटा सा इक़्तिबास है, लेकिन उनकी हसास तबीयत ने उन पर किस
असर डाला। आप देख लीजिए 3 चीज़ें उन्होंने कहा, खूबसूरत ज़मीन का टुकड़ा, कोई खूबसूरत हसीन लड़की, और इसी तरह जागीरदारी चलती है। देखिए ये जो आपने जिक्र किया ना, ये तबकाती कशमकश, समाजी नाबराबरी, फिस्तायत, मजलूम इंसानियत का दर्द, ये आपको कालू भंगी में भी मिलेगा। बाद में मुलाकात बना, उसके बाद महालक्ष्मी का फूल जो है वो जहाँ वो 5 साड़ियों का जिक्र करते हैं, वो अलग मिलेंगे, बालकनी में मिलेंगे आपको। एक सेकंड खान साहब, इसी बात को, ये जो अपने वालिद साहब का जिक्र कर रहे हैं और राजे के यहाँ चाकू का केस, उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि गौरी शंकर जी ऑन रिकॉर्ड पुंछ कैसे आए। जी जी जी, वो जरा देखिएगा। गौरी शंकर कृष्ण चंद्र के वालिद, कृष्ण चंद्र के वालिद डॉक्टर गौरी शंकर। आज से 45 साल पहले, लगभग आधी सदी पहले, अगर ये चीज़ मिट्टी का सनम कब लिखी होगी, कृष्ण चंद्र ने, अगर हम समझ ले 40 के करीब, हाँ 40 60 तक 70 तक तो बहुत, चलिए जाइए एक सदी पीछे, आप समझ लीजिए, आज से एक सदी पीछे। हाँ जी जी, आज से 45 साल पहले, लगभग आधी सदी पहले, एक सह पहर में मैंने अपनी माँ की उंगली पकड़कर पहली बार हाजी पीर को देखा था। वाह वाह वाह, उंगली पकड़ी है, इसका मतलब वो पैदा यहाँ नहीं हुए, ये कहीं से पैदा हुआ आ रहा है बच्चा। मैंने अपनी माँ की उंगली पकड़कर पहली बार हाजी पीर को देखा था। हाजी पीर किस तरफ खान साहब? हाजी पीर सर ये हमारा जो बग्याल दर है इसके पीछे, और हाजी पीर ही वो इलाका है जहाँ से हम 1948 में जब पुंछ लिंक अप हुआ, वापस कबायलियों से हमें वापस पुंछ का एंट्री पॉइंट है, तो हाजी पीर इलाके से ही हमारा लिंक अप हुआ था। एग्जैक्टली 21 नवंबर 1948 को, 1 साल तकरीबन मुहासरा रहा कबायली फौजियों और पाकिस्तानी। तो हाजी पीर इस वक्त हिंदुस्तान में, इस वक्त हमारे पास है, और हमारा वहाँ हमारी जो भारतीय सेना की एक चौकी है, और बड़े अच्छे ढंग से मशहूर है हाजी पीर चौकी। जी जी, और हर साल 21 नवंबर को पुंछ लिंक अप डे की जब तकरीबात मनवाई जाती हैं, तो हाजी पीर के मुकाम पर ही, और जो सेवियर ऑफ पुंछ थे उस वक्त ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह, जिनकी काविशों और आवाम के ताउन से ये सारा सिलसिला मुमकिन हुआ था, तो उनकी सरपरस्ती में यह सारा सिलसिला वाक़ हुआ था। तो यकीन हाजी पीर एक बड़ा खूबसूरत पहाड़, जो उस वक्त बर्फपोश रहा करता था। खान साहब देखिए, एक सह पहर में जी यही टाइम रहा होगा जी, मैंने अपनी माँ की उंगली पकड़कर पहली बार हाजी पीर को देखा था। हाँ हाँ, ये चोटी रही होगी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई को अपने सीने से चिमटाए, ये भी हमारा लफ्ज है, खड़ी नीचे उतरती हुई उन घाटियों को देख रही थी जिनकी ओट में छुपी हुई किसी वादी में उसका खामन और मेरा बाप नौकरी की तलाश में आया था। वो बहुत शर्मीला आदमी था, डॉक्टर गौरी शंकर, बहुत अच्छा डॉक्टर था, उसके हाथ में शफा थी, मगर वो बहुत चुप रहता था, वो बेहद गयूर था। जिस रियासत में वो इससे पहले मुलाजिम था, वहाँ के अंग्रेज़ रेजिडेंट से वो लड़ पड़ा था। इस गुनाह की उसे निहायत सख्त सज़ा मिली थी। हम कहाँ कहाँ नहीं भटके थे इस गुनाह की पादाश में। उस वाक़े के बाद अंग्रेज़ी सरकार की नौकरी के सारे दरवाजे मेरे बाप के लिए बंद हो गए थे। फिर बड़ी मुश्किल से उसे पुंछ की इस दूर दराज रियासत में मेडिकल ऑफिसर की मुलाजमत मिली। पहले मेरा बाप यहाँ आया था। जब वो यहाँ आके जम गया तो उसने हमें बुला भेजा। कितनी दूर से हम आए थे, लाहौर की गलियाँ छोड़कर, वज़ीराबाद का आबाई घर छोड़कर। ट्रेन से हम लाला मूसा गए थे, रावलपिंडी पहुँचे थे, कोहे मरी बस में गए थे, कोहाले पहुँचे। मेरी माँ अकेली थी, मगर वो बड़ी बहादुर औरत है, अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर अकेली ही निकल पड़ी थी और सैकड़ों मील दूर दराज का सफ़र तय करके वो इस वक्त हाजी पीर के दर्रे पर खड़ी थी और अब यही इलाका हमारा घर। वाह वाह, डॉक्टर भाई इससे ये तय हो गया कि सलमा चूँकि उम्र के आखिरी हिस्से में थी जब आपने इंटरव्यू किया, और कृष्ण चंद्र खुद ये लिख रहे हैं कि जब वो पुंछ आए तो उस वक्त महिंदर भी पैदा हो चुके थे। महिंदर भी पैदा हो चुके थे। इसका मतलब बिल्कुल सही है कि वो चाहे वजीराबाद हो चाहे भरतपुर हो, लेकिन कृष्ण चंद्र पैदा पुंछ में नहीं हुए। तो अब जहाँ तक बात है, हारून भाई बात कर रहे थे कि कृष्ण चंद्र के शाहकार कुछ अफसानों का इन्होंने तस्करा किया। इसमें इसमें अनवर एक चीज़ और इसमें जोड़ता हूँ मैं, उसमें पुंछ की सकाफत आ जाएगी। आसिफ भाई देखना, अब ये हाजी पीर के दर्रे पर खड़े हैं, माँ और 2 बेटे। जी। बाप ऑलरेडी पुंछ आ चुका होगा। सही है। मेरी माँ जाने दर्रे पर खड़ी खड़ी क्या सोच रही है। एक बच्चे को उंगली से लगाए, दूसरे को अपनी छाती से चिमटाए। शरफू आके कहता है, बहन न्याज नहीं दोगी? माँ ने कहा मैंने 11 पैसे की न्याज दे दी है। शरफू कहता है ये तुम्हारा बड़ा लड़का है? हाँ। ये तुम्हारा बड़ा लड़का है? हाँ। शरफू कहता है तो इससे भी न्याज दिलवाओ ना। माँ की आंखों में एक सवाल था। शरफू ने कहा दूर दूर के गांव से चलकर लोग यहाँ आते हैं हमारे हाजी पीर के मज़ार पर और अपनी पहलौठी के बच्चे को हाजी पीर का बेटा बनाते हैं। फिर जो हाजी पीर का बेटा बन जाता है उसके मज़ार की मिट्टी
उसके मज़ार की मिट्टी चख लेता है, उसे हर जगह इज्जत मिलती है। वाह वाह वाह। कितने पैसों की न्याज होती है? मेरी माँ ने पूछा। सिर्फ 51 पैसों की। शरफुद्दीन बोला। मेरी माँ ने बटवा खोलकर 51 पैसे निकाले, शरफू को दिए और मुझे उंगली पकड़कर हाजी पीर के मज़ार पर मत्था टिकाने ले गई। शरफू ने मेरे नाम की पोटली पेड़ से बांधी, मज़ार से ज़रा मिट्टी उठाकर और उसे गुड़ में डालकर मुझे खाने को दी, जो मैं इसलिए बड़े शौक से खा गया कि उसमें गुड़ था। वाह वाह वाह। इस तरह मैं हाजी पीर का बेटा बन गया। ये मेरी हाजी पीर से पहली मुलाकात। वाह वाह वाह। हाजी मीर का बेटा इनका एक अफसाना भी है। जी जी। और लियाकत भाई, हारून आप जिक्र कर रहे थे कालू भंगी का, और जितने भी हमारे नाजरीन हैं उर्दू से शगफ रखने वाले, वो यकीनन जानते हैं कि कृष्ण चंद्र की अगर चंद तहरीरें हम गिनवाएं तो उसमें सर फहरिस्त जो नाम आते हैं उनमें कालू भंगी भी उनका एक शाहकार है। ये पीछे जो ज़मरुद से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने कैमरे से अगर ये दिखा पाएँ, ये जो घर नज़र आ रहे हैं पीछे पेड़ों के दरमियान में से, यही वो बस्ती है जहाँ कालू भंगी ओरिजिनली रहता था। और वो रोज़ाना जाके यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है, वहाँ जाके वो अपनी गाय भी चराता था, कृष्ण चंद्र के लिए भुट्टे बुन के भी ले जाता था, और किस तरह वो मुहर्रिक बना कृष्ण चंद्र की तहरीक का। अब देखें, बात वही है कि कृष्ण चंद्र के जहन में कालू भंगी इसलिए नक्श था कि वो जो तबकाती नाबराबरी थी। बिल्कुल। आपकी कथा कलामी होती है। खुद कालू भंगी में कृष्ण चंद्र ने लिखा है कि मुझे 9 साल तक कालू भंगी मजबूर करता रहा कि मुझे लिख। बाद में मैं नहीं लिखना चाहता था, लेकिन मुझे लिखवाया उसने। ऐसी अंदर मेरी कैफियत पैदा कर दी कि मुझे लिखना पड़ा कालू भंगी। आप जिक्र कर रहे थे, बहुत बड़ा गहरा तंज है उसमें। जब वो एक बकरी होती है, एक वो कुत्ता होता है। जी। और जब जिक्र किया है किस तरह से कंपाउंडर की जो गाय है, जब वो उसका सर चाटना शुरू कर देती है, अपना सर नंगा सामने रख के, तो दूसरी तरफ वो जिक्र करते हैं किस तरह से वो जब आखिरी दिनों में होता है तो वही कंपाउंडर जो अपना काम करवाता था, उसकी बकरी गाय, वो दूर से उसके मुंह में दवाई उंडेलता है ताकि कहीं जो छूत छात का असर जो है ये नीच जात का है। तो कृष्ण चंद्र के अफसानों में कहीं ना कहीं जो तबकाती कश्मकश है उसका जिक्र आपको मिलता है। मुहर्रकात उसके मौज़ूआत की हुई है, बहुत लिखा, बेशुमार लिखा, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लिखा, मुख्तलिफ असालीब में लिखा, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर लिखा। लेकिन जो उनकी तहरीर है जिसके अंदर वो जो लियाकत भाई जिक्र कर रहे थे, शायराना नस्ल, वो अपने मतलब इस कैफियत जो होती है सैर अंगेज का अपनी गिरफ्त में आपको ले लेते हैं। हारून, ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि उनकी तहरीर में अपना कालू भंगी और इसके हवाले से पूंछ का जिक्र बार बार, छोटा सा इक़्तिबास है कि हाजी पीर के आसपास का इलाका मेरी कई कहानियों का पस मंज़र रहा है। सही है, वो पुंछ ही है। मेरी एक कहानी का नाम ही अलियाबाद की सराय है। जी। एक मुख्तसर नावल बर्फ़ के फूल भी हाजी पीर के इलाके से मुतल्लिक है। इसके अलावा मेरे पहले नावल शिकस्त में जंगल का जो जिक्र है उसका पस मंज़र भी अलियाबाद का जंगल है। हालांकि उस नावल के दूसरे हिस्से मेंढर की वादी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। ये खान साहब अलियाबाद समझाते हैं। देखिए लियाकत भाई, अलियाबाद हम जब बेताड़ आता है हमारा नाला बेताड़, ज्योग्राफिकली हम ये समझ नहीं करें असल में कुछ लोग जो है ज़्यादा तादाद में लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान कि नाला बेताड़ क्या है कि पूंछ चूँकि 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, जो हमारा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, कब्ज़े की हकीकी लाइन, और हमारा कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा इस वक्त भी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, जिसे हम पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं। तो पूंछ 2/3 अब भी पाकिस्तान के कब्ज़े में है। तो एक दरिया हमारा बहता हुआ आता है जो आज के मकबूजा कश्मीर से बहता हुआ आता है और वापस मकबूजा कश्मीर में चला जाता है, जिसे हम नाला बेताड़ कहते हैं। बेधार एक्चुअली इसका नाम था, बेधार भी था। और दूसरा ये था कि हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पहाड़ी डायलेक्ट में, ताड़ ये होता है कि दरिया जहाँ उथला है, जहाँ आप उसे पायाब कर सकते हैं, उस जगह को तार कहा जाता है कि वहाँ से आप दरिया तर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो वो बेताड़ इसलिए था कि उस दरिया में बारानी नाला होने की वजह से, पत्थरों का बहाव होने की वजह से कोई मुकाम ऐसा नहीं मिलता था कि आप उसको बासानी पार कर सके। और आज भी आज से कोई 10 साल पहले तक जब तक उस पर पुल नहीं था तो हर साल बरसात के मौसम में कुछ लोग नजरे आब हो जाते थे। वो आप इस बात को यहीं से पकड़िएगा। हमारे यहाँ दरियाओं के नाम, खेतों, सब जगह के नाम ऐसे, जैसे एक दोरंगी नाला, वो दोरंगी नाला है और बनते बनते दोरंगली हो गया। जी आगे। जी। तो उस के पीछे जब हम चलते हैं, उसे पार करके पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जाते हैं। अलियाबाद अब सरहद के उस जानिब है। कौन सी
हकीकी सरहद नहीं, हाँ। जो ये आजकल एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, हाँ। उसके उस तरफ है। और वहाँ मुगलों के दौर की सराय बनी हुई है, क्योंकि वो रूट दो थे। एक हमारा मौजूदा मुगल रोड का रूट था, जब हम पीर गली को क्रॉस करते हैं और पीर गली के उस जानिब हमें एक सराय मिलती है, कुछ लोग उसे अलियाबाद की सराय कहते हैं। हाँ। लेकिन हकीकी अलियाबाद की सराय जो है, जब हम मुजफ्फराबाद की जानिब जाते हैं तो वहाँ रास्ते में एक सराय मिलती है। अच्छा, ये बातें कुछ तारीखी और खुश्क हो गई हैं। मैं आपको कृष्ण चंद्र का एक बड़ा रोमांटिक एक लाइन आपको सुनाता हूँ, पुंछ की कैलोपेट्रा। हाँ लेकिन भाई, यहाँ मैं एक दो बातें अर्ज करना चाहूँगा आपकी कथा कलामी के लिए माजरत, कि आपने उनके कुछ अफसानों का तज़किरा किया। उनका एक अफसाना था गिरजन की एक शाम। गिरजन हमारी एक खूबसूरत मरगजार है, ढोक जिसे कहते हैं, चिरागा है, और पीर गली से भी बुलंद, और बहुत सारे शायरों ने उसका तज़किरा किया है। मतलब वहाँ जो जाता है वो वहीं का होके रह जाता है, इस कदर खूबसूरत है। और जो आपने बात की पूंछ की क्लोपत्रा और तालाब की हसीना, ये एक ही खातून के हवाले से थे, और पूंछ के एक बड़े मोतबर खानदान से ताल्लुक रखती थी। ये जिंदा किरदार है, और इस कदर खूबसूरत थी कि जो हमारे आस पड़ोस के किरदार, जो मलका क्लोपत्रा की वहाँ कैफियत थी, तो पूंछ के लोग दीवानावार इस खातून को देखा करते थे। कृष्ण चंद्र ने उसको इतने खूबसूरत लफ्जों में बना दिया, और ओरिजिनल क्लोपत्रा यही लगती है। ओरिजिनल क्लोपत्रा यही लगती है। जमुर्द भाई, ये देखिएगा, पुंछ एक छोटी सी वादी है, उसमें कोई एक आध लड़की है, और सारे शहर को उसके बारे में और शादीशुदा औरत। अब ये नहीं कहना था आपने वैसे। इससे कोई वैसे किसी के खूबसूरत होने और शादीशुदा होने से कोई खास फर्क। पुंछ की कैलोपेट्रा, उसमें वसुंधरा का जिक्र क्या आया। वसुंधरा पुंछ की रहने वाली थी, शायद बचपन में वो मेरे साथ खेली थी, मुझे कुछ ठीक तरह से वो ज़माना याद नहीं। उसका घर नानबाइयों के बाजार के पीछे था। नानबाई ये रोटी बनाने वाले लोग। जी जी, नान बना। वहाँ पर एक शिवाला था, उसके सामने बहुत सी ज़मीन खाली पड़ी थी। फिर हमारे दूर पार के रिश्तेदार का घर था, जो शहर का सबसे अमीर आदमी था। कभी कभी मैं उसके घर जाया करता था, कभी कभी वसुंधरा भी यहाँ खेलने के लिए आ जाया करती थी। मुझे उसके बचपन की सूरत ठीक तरह से याद नहीं है, क्योंकि बचपन में वो एक मामूली खुशशक्ल लड़की रही होगी, जैसी दूसरी मामूली खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं। कौन याद रखता है। फिर ये भी अक्सर देखा गया है कि बचपन में जो लड़कियां बेहद हसीन दिखाई देती हैं, जवानी की हदूद में आते ही उनका हुलिया अजीब तरीके से बदल जाता है। और वो इतनी खूबसूरत और हसीन मालूम नहीं होती जितनी बचपन में दिखती हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि बचपन में जिन लड़कियों की शक्ल सूरत मामूली होती है, बड़ी होकर वो भी मामूली शक्ल सूरत की ही रहती हैं। मगर कभी कभार अपनी मामूली शक्ल सूरत की लड़कियों में कोई एक ऐसी लड़की पैदा हो जाती है जिसका हुस्न शबाब की हदों को छूते छूते जमाले जहां ताब की तरह ज़ूफ़िगन होने लगता है। वाह वाह। वसुंधरा एक ऐसी लड़की थी। आपने जिक्र किया ना कहानियों का, कृष्ण चंद्र खुद कहते हैं कि मेरी कहानियाँ कितनी पुरानी, मैंने कब से लिखना शुरू किया। एक छोटा सा इक़्तिबास मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगा। जी जी। वो लिखते हैं कि मैंने अपनी बूढ़ी नानी अम्मा से कहानियाँ सुनी, या फिर अपनी माँ की आगोश में कहानियाँ सुनी, इसलिए मेरी कहानी का फन भी इतना ही पुराना है। यानी कहानी सुनने वाले को कहानी की लज्जत मिले, रात और मौत, अंधेरे का डर दूर हो, जिंदगी की खुश आइंद और रोशन तस्वुरात जागें। क्योंकि हम, बड़ा अहम इक़्तिबास है रगत भाई, कि कृष्ण कहते हैं क्योंकि हम सूरज के बेटे हैं। वाह। अगर हम तारीकी और अंधेरे के बेटे होते तो हमारी आंखें ना होती, वाह। और हमारी हिस्सियात का आलम ही दूसरा होता। वाह। मगर हम सूरज के बेटे हैं, आग हमारा वतन है, रोशनी हमारी ग़िज़ा है, चांदनी हमारी महबूब का बदन है। हम आंखों में आंखें डालते हैं और मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम अंधे नहीं हैं। इस दुनिया में आंखों से ज्यादा मुकद्दस कोई शय नहीं। वाह। खान साहब, पुंछ की तरफ जरा आप आना। जी जी। लियाकत भाई, यहाँ ये बताऊँ कि हमारी गुफ्तगू ज़्यादातर मिट्टी के सनम और उसमें में कि एक शहर पुंछ था, उस पर या पुंछ से कृष्ण चंद्र ने क्या लिया जो अपनी तहरीरों में लोगों को लौटाया। लेकिन वहाँ जाने के बावजूद तकरीबन 30 साल का अरसा, वो जो हमारी मुंबई की, जो आज का मुंबई और तब का बॉम्बे था, उसकी चमक दमक वाली दुनिया, फिर इतना बड़ा नाम, इतनी शोहरत, सब कुछ, उसके बावजूद पुंछ कृष्ण चंद्र के दिमाग से निकला नहीं। जब उन्होंने ये लिखा मिट्टी के सनम और उसमें ये बाब लिखा पूरे का पूरा, तो उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी, खान साहब ज़मुर्द का बहुत बहुत शुक्रिया और इस इदारे का बहुत बहुत शुक्रिया कि कृष्ण चंद्र पे बहुत लिखा गया है। जी, कृष्ण चंद्र ने खुद भी बहुत लिखा, कृष्ण चंद्र पे लिखा भी बहुत गया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोना छोड़ा गया कृष्ण के बारे में। लेकिन मुझे लगता है ये जो हम आज बात कर रहे हैं, ये किसी ने नहीं की। जी जी जी। शायद इसलिए भी कि ये कोई मौजू नहीं था। नहीं सर, अगर जब भी कृष्ण चंद्र के हवाले से अगर बात होती है, कश्मीर होती है। वो कश्मीर, लोग ये नहीं समझ पाते
वो समझते हैं कि वही गुलमर्ग और वो जो हाँ, कश्मीर हाँ, की हाँ। खूबसूरती है। हालांकि कश्मीर जम्मू डिवीजन में है। हालांकि सर जो शिकस्त है ना, हाँ। उसमें तो ज्यादा हिस्सा उसका तो मेंढर मेंढर का का है। मेंढर का सखी मैदान का जिक्र है, वहाँ इनके वाला साहब जब पोस्टेड थे मेंढर उसमें। तो ये हॉस्पिटल खुशबख्ती में। है। मैं आपको बताऊं, अभी जमूर्द यहाँ अदबी दुनिया में है, मैं भी थोड़ा बहुत वहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जो ही हम कृष्ण चंद्र की बात करते हैं, जो ही हम कृष्ण चंद्र की बात करते हैं या कृष्ण चंद्र का हवाला देते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ये कहना कि हम पुंछ से हैं, क्योंकि लोग ऑलरेडी पुंछ को किसी न किसी हवाले से जानते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हवाला कृष्ण चंद्र है। ये अलग बात है कि इस वक्त फायरिंग की वजह से, इंडो पाक ताल्लुकात की वजह से, बॉर्डर की वजह से, ये यहाँ से जो रास्ता खुल रहा है पाकिस्तान को, उसकी वजह से पुंछ को जानते हैं, लेकिन पुंछ बहरहाल कृष्ण चंद्र का ही पुंछ है। देखिए, कृष्ण चंद्र ने पुंछ को कितनी बारीकी से देखा। अब 40 से ज़्यादा हमारी उम्रें हो चुकी हैं, लेकिन जब मैंने कृष्ण चंद्र का ये बाब पढ़ा था इससे कुछ साल पहले, तो तब मैंने गौर किया वाकई यार कि कृष्ण चंद्र ने कितनी बारीकी से पुंछ के जोग्राफी को भी देखा, लोगों को पढ़ा, खूबसूरती को भी देखा। एक इक्तबास वो लिखते और हैं। बदकिस्मती ये भी है अनवर कि हम किताबों को रेफरेंस बना रहे हैं इस वक्त। जी जी वो नस्ल ही खत्म हो गई जो कृष्ण चंद्र के साथ उठी बैठी है। जी, अब जी। जमुर्द को मैं गुजारिश करूंगा, अगर 2-4 लोग ऐसे बचे हों जो कृष्ण के दोस्त अहबाब हैं, उनको भी रिकॉर्ड किया जाए। मुझे लेकिन जहाँ तक याद पड़ता है, जमुर्द भाई ने एक डॉक्यूमेंटरी भी जो है जी जी की हाँ, थी, हाँ, लेकिन हाँ, और जरूर था जो आपने कहा ना, वो जो पुराने लोग बच गए हैं कुछ, अगर हमें ओरिजिनल वर्जन उनका मिल उसमें जाए भी तो यही हो तो पाया था कि जिन लोग, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने कृष्ण चंद्र से जिक्र है कि सुनो मिल सकती लम्हात तक कृष्ण चंद्र का किया था। आ जाऊँ वापस। आपने किस कहते हैं कि चंद्र के हवाले या इनके शालीमार यादें ताज़ा कर, उसका नाम को इंटैक्ट हैसियत है, चंद्र जिंदा है। तारीख इस एतबार से जरूर ने एक और किले ये इलाका करने नहीं। बड़ी साथ है, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। तो बड़ी साथ जी जी जी। तो बात कृष्ण चंद्र के हवाले से हुई या पुंछ के हवाले से हुई कि पुंछ ने कृष्ण चंद्र को क्या दिया जो इस वक्त आलमी अदब में कृष्ण चंद्र का एक मुकाम है। तो पुंछ के हवाले से उनका एक जो इक़्तिबास था वो मैं अभी आपके सामने पढ़ता हूँ। वो कंपेयर करते हैं पुंछ शहर को इटली के रोम से। अच्छा, रोम से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि खूबसूरत रोम 7 टीलों पर आबाद है, वाह। तो पुंछ 12 टीलों पर। हाँ, शायद इसीलिए वो मुझे रोम से खूबसूरत मालूम होता है। एक टीले पर पुंछ का पुराना किला आबाद है, हाँ, दूसरे टीले पर पुंछ के शाही महल, यानी कि यहाँ हमारा आज का डीसी ऑफिस है। हाँ, तीसरे टीले पर वजीर वजारत की कोठी है। हाँ, चौथे टीले पर फौज की परेड ग्राउंड है जहाँ आपका घर है। अच्छा, पांचवें टीले पर सरकारी अस्पताल की इमारतें और बागात हैं। छठे टीले पर अदालतें और दरबार हाल, ये जो सामने ये दिख जो रहा हमारी बिल्कुल पीठ पे है। हाँ, सातवें टीले पर पोलो ग्राउंड है पोलो ग्राउंड, जिसे बराबर करके एयरपोर्ट बना दिया गया है, ये वो जैसे पुरानी पुंछ आप कहते हैं आज जहाज की डेट में। ग्राउंड, हाँ। जी। आठवें टीले पर खोड़ी नाड़ के मजाफात हैं। ओहो, नवें टीले पर शहर का मरकजी हिस्सा जिसे मल्ला पंडता हम कहते हैं ना। हाँ, 3 तरफ से बाजार डलवानों से शुरू होता है, मतलब आज के शिया मोहल्ला से शुरू नीचे होता है, से ऊपर डलवान जाता पे है। ऊपर की तरफ से जाता है, कला बाजार की तरफ से ऊपर की तरफ आ रहा है, और यहाँ बस स्टैंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। जी वाह हाँ। वाह 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 वाह। शहर का मरकजी हिस्सा है। 3 तरफ से बाजार डलवानों से शुरू होते हैं और ऊंचे होते होते जाते हैं। जहाँ जाके ये तीनों बाजार मिल जाते हैं वो शहर का मरकज मरकज है। है, हाँ, जहाँ हाँ, आज हमारा गुरुद्वारा सिंह सभा है वाह, या वाह। मोहल्ला पंडित चौक है। चौक, जी जी मिल जाते हैं, वो शहर का मरकज है। 10वें टीले पर किसी जमाने में रेजिडेंसी थी, अब वहाँ पर बड़े बड़े हाकिमों के बंगले हैं। कामसर जहाँ मेरा और हारून का गरीब खाना है आज की डेट में, जहाँ आज भी हमारे सेशन जज का रेजिडेंस या बाकी है। 11वें टीले पर बिजली के लिए पानी बहम पहुँचाने का तालाब है। बिजली घर ऊपर, जी, खोड़ीनाड़ का सामने वाला हिस्सा तलाब मल्ला, तलाम अल्लाह। जी हाँ। 12वें टीले पर फुआरा बाग है। जहाँ हम बैठे हुए हैं। जी, यानी एक बहुत ही छोटे पैमाने पर कश्मीर के शालामार बाग की नकल, और इस फुआरा बाग के 3 तरफ सतह मरतफा पर फैले हुए और बाग भी हैं। लुकाट, अनार, नाशपातियों के बाग, चेरी, प्लम, वलायती आड़ू के बाग। जहाँ पर ये बागात खत्म होते थे वहाँ पर हमारे स्कूल का प्ले ग्राउंड था, बस ये जहाँ पे हम इस एग्जैक्टली एरिया में सामने। बैठे जी हुए हैं, बिल्कुल। हमारा स्कूल शहर के बीचों बीच था, लेकिन प्ले ग्राउंड शहर से बाहर बागात के किनारे था। और यूँ मैंने अपनी जिंदगी में बड़े उम्दा प्ले ग्राउंड देखे हैं, हाँ। लेकिन ऐसा खूबसूरत प्ले ग्राउंड जिंदगी में कहीं नहीं देखा। और वाकई। आज भी आज भी हमारा उस बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्ले ग्राउंड की खूबसूरती, उसके घास की नफासत या उसकी वो ईडन गार्डन्स है वो आज का। हाँ। आज भी जम्मू खिते का ईडन गार्डन ईडन है। गार्डन। या एक बात मुझे जम्मू खिते से याद आई, जब कृष्ण चंद्र की बात होती है भाई, ये समेट लें इसको, फिर हम आएंगे वहाँ पे। जी जी जी, लेकिन ऐसा खूबसूरत प्ले ग्राउंड ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। इस प्ले ग्राउंड में कोई घास नहीं उगाता,
वो खुद ब खुद उगती है, बेहद यूं भी- आली नस्ब। वैसे यूं भी घास खुद ब खुद ही उगती है, लेकिन लेकिन कहने का जो स्टाइल है लेकिन वो देख लें कि आली नस्ब, आली नस्ब है। हरी चिकनी नरम और मुलायम घास थी जिस पर हम लोट लगाते लगाते एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल जाते थे। कोई इस घास को पानी नहीं देता था। इस प्ले ग्राउंड के दो तरफ चील के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और दूर शिमाल की जानिब बर्फीली चोटियां खेलते हुए बच्चों पर मुस्कुराती और हंसती हुई नजर आती थी। एक तरफ मैदान के किसी पहाड़ी चश्मे की कूल बहती थी। अच्छा खान साहब, मैं आप सबसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो पुंछ जिस खूबसूरती के साथ कृष्ण चंद्र ने डिपिक्ट अपनी किया है। तहरीरों में हमें हमें नक्काशी हमें किया है, हमें जी, बताया है, जी। आज भी हम, हालांकि मैं साल में 1-2 बार पुंछ आता हूँ, आप सब लोग पुंछ ही रहते हैं, हम भी आते जाते हैं। लियाकत जाफरी साहब भी साल में एक आध चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अब जब आप पढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था कि वाकई ये सब चीज़ें हैं और हम भूल गए थे। कृष्ण चंद्र ने कितने सालों बाद लिखा होगा और कितना खूबसूरत पुंछ को डिस्क्राइब किया है। ये एक शहर की खुशकिस्मती है कि उसको ऐसा हसास देखने वाला मिल जाए। अदीब एक ऐसी तारीख नकल करता है जो बहरहाल वैसे नहीं होती है जैसे कि मुअर्रिख लिखता है, लेकिन जो तारीख वो बयान करता है वो तारीख मेरे ख्याल उस तारीख पे भारी पड़ जाती है जो मुअर्रिख ने लिखी होती है। कृष्ण चंद्र की इस किताब को अगर हम बेस बनाएं, हम वापस ओरिजिनेट कर सकते हैं। जी जी जी। और लियाकत भाई, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कृष्ण चंद्र और कश्मीर, जितनी भी बात हुई, जितना भी काम हुआ उस पर हुआ, तो कृष्ण चंद्र की तहरीरों में जो खूबसूरती झलकती नज़र आती है, या जो गिरजन नज़र आती है, या हाजी पीर नज़र आ रहा है, या ये पुल नज़र आ रही है, या ये बाग नज़र आ रहे हैं, तो एक पढ़ने वाला जो पुंछ नहीं आया वो ये मान के चलता है कि वादी कश्मीर का कोई खित्ता है। रियासत जम्मू कश्मीर का तो यकीनन एक खूबसूरत खित्ता है पुंछ, लेकिन जोग्राफियाई एतबार से पीर की गली वाला पहाड़ और दूसरी जानिब बनहाल टनल, उससे इस तरफ का खित्ता है पुंछ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब तो हमें पुंछ आना पड़ेगा। बिल्कुल जनाब, खुशामदीद, ये हमारे लिए खुशबख्ती होगी, आप पुंछ तशरीफ लाएं। ज़बरदस्त। यहाँ मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। लेकिन नेटवर्क देख लीजिएगा आप, नेटवर्क बस ऐसा ही रहेगा आपका। जब आपने पुंछ आना है तो फिर पुंछ ही आना है। असल में पुंछ में जब दिल्ली वाले या पंजाब वाले या बाकी मुख्तलिफ रियासत में जो हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, हाँ? उनके मेरे ख्याल से 5, 6, 8 साल के बाद तो हमारे यहाँ नेटवर्क ही आया है। जी, जी, वो लोग जी, मोबाइल में पता नहीं 3G 2006 चला रहे थे तो हम मोबाइल पे बात भी नहीं कर पा रहे थे। यहाँ 3G अच्छा, एक महीना से आया है। जबरदस्त भाई, कुछ लोगों के जहन में एक सवाल जरूर होगा कि ये पाकिस्तान से कितनी दूर बैठे हुए हैं इस जी वक्त। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम करीबन आध घंटे की मसाफत पे बैठे हैं। जी सर, आधा घंटा भी नहीं, क्योंकि यहाँ से जब हमारा 25 से 30 मिनट लेगी गाड़ी अगर यहाँ से हम पाकिस्तान 8 एंटर होना किलोमीटर चाहें। तकरीबन। वो भी नो मैंस लैंड में घूमेगी। नहीं, नो मैंस लैंड तो है नहीं यहाँ पे खान साहब। 8 किलोमीटर का सिर्फ फासला तो है। 8 किलोमीटर का फासला है और हम बिल्कुल सरहद के ऊपर ही बैठे हैं इस वक्त। जी जी जी। और अगर हमें पाकिस्तान में देख रहे हो, सुन रहे हो लोग इस वक्त, या इसके बाद भी अगर लाइव के बाद भी वो देखेंगे, वो सिर्फ इतना जान लें कि जस्ट एक लकीर खींची गई है इस खित्ते के ऊपर, वरना सब एक ही जैसा हमारा। भी आपने बात की ना खूबसूरती की, गिरजन की एक शाम में बहुत खूबसूरत नक्शा खींचा है इसमें अपने कृष्ण चंद्र ने। तो उसमें 2-3 कैरेक्टर हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने लिखा है कि जो लोग आज तक ये नील उन्होंने ज़िंदगी में तो जिक्र किया है और वो पहले आपने जिक्र उनको। जी जी, ठीक है। नेटवर्क आ जा रहा है जनाब, हम जितने सुनाई दे रहे हैं आपको तो उतना ही हम दिखाई भी दे रहे हैं। तो बस इतना ही है हमारा मामला। नहीं देखें, जहाँ तक बात है ना पंचसरा की बात है, तो यकीनन वो जो 5 पहाड़ की 8000 फीट की बुलंदी पर झीलें हैं, 5 खूबसूरत झीलें, तो वो झीलें तो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। इतनी बुलंदी पे जाके आपको जो और मिलती मज़े की बात ये मुझे नहीं लगता कि उसकी मैक्सिमम आबादी में जिन्हें देखी भी होगी, तो मेरे को देखी। जी जी बिल्कुल। और जिक्र किया उसने उन्होंने। और इंशाल्लाह ज़मूर्द रिकॉर्ड कर रहे हैं हम इस बातचीत को ख़त्म करेंगे उस मकाम पे जहाँ पे उनकी अस्थियाँ दफन हैं, और इस दौरान बात भी हो ही रही है। तो इसको हम बात करते जाते हैं। मुझे ये लगता है कि जिस गुफ्तगू सिर्फ पुंछ पे हो रही है और कृष्ण चंद्र पे हो रही है और होनी भी चाहिए, और हम यही चाहते भी हैं, जी लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एक एपिसोड में हम ये कर पाएंगे। बिल्कुल। जितनी बातें आज हम जितना भी कर लें, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन के बाद, कल तो ईद है हम और दोबारा सब लोग बैठेंगे मसरूफ़ होंगे, लेकिन ईद के अगले दिन मुझे लगता है कि एक नशिस्त और होनी चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। लेकिन आप नेटवर्क पे हम सब डिपेंडेंट हैं, यहाँ पे नेटवर्क आता जाता रहता है। और फिर लोग लिख रहे हैं कोई नहीं जी, सुनाई दे रहा है। और फिर अच्छी बात है। और फिर ये जो सरहदी इलाके के मामलात हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, यहाँ फुल नेटवर्क दिया नहीं जाता है।
और जितना है उसी में हम काम भी चला रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज़ सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि हमारी जो गुफ्तगू रही उसमें हमने देखा जी कि पुंछ के जो उस वक्त के हालात थे या पुंछ की जो फितरी खूबसूरती है उसने किशन चंद्र को किस तरह मुतासिर किया और किस तरह वो उस वक्त के वाक़यात थे जो जिसको शख्सी राज कहा जाता था उस दौर में, तो आप राजी भी उसको बाद में कहा गया हमारी जो लोकल टर्मिनोलॉजी में, वो झलकी, वो उनको तरक्की पसंदीद की तरफ ले गई। लेकिन किशन चंद्र की हसास तबीयत अदब की तरफ कैसे माइल हुई, पढ़ने का सिलसिला उन्होंने कैसे शुरू किया, वो खुद अपने आखिरी सफ़रनामे में एक बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि दूसरे दिन अपने मोहतरम दोस्त दयानंद कपूर से मिलने गया। यहाँ एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँ कि दयानंद कपूर वो शख्स हैं जिन्होंने 1930 में शुमाली हिंदुस्तान का पहला उर्दू अखबार जो है वो निकाला, प्रेस लगाया। यहीं पुंछ में प्रभात नाम से वो अखबार निकला। तो दयानंद कपूर के बारे में हमारे एक और बात के शायर हैं, दयानंद कपूर लंगोटिया यार थे चिराग हसन हसरत के। तो किशन चंद्र लिखते हैं अपने मोहतरम दोस्त दयानंद कपूर से मिलने गया, उनका घर डाक बंगले की सड़क पार करके दरिया के करीब है। 74 की बात है जी जी, और घर आज भी वहाँ मौजूद है, उनके बेटे दीपक कपूर वगैरह सब मौजूद हैं। जब कृष्ण जी आए तो उन्होंने कहा जी मैं दयानंद से मिलने जाऊँगा। जी जी जी। उससे पहले उनका घर कश्मीरी मोहल्ले में हुआ करता था और श्री रामलाल मैनी मरहूम की दुकान के करीब उनकी किताबों की दुकान, पंडता मोहल्ले के पंडता मोहल्ला में, जी जी, इसीलिए उसको कश्मीरी मोहल्ला कहा गया। मगर मैंने दयानंद कपूर को कभी अपनी दुकान पर कुछ बेचते नहीं देखा। मुकामी शोरा और अदीबों का उनकी दुकान पर जमघट्टा रहता था। उनकी दुकान पर ही मेरी पहली मुलाकात पहली बार चिराग हसन हसरत मरहूम से हुई। दो लीजेंड्स मिले आपस में। दयानंद जी से मैं और मोहिंदर अदबी रिसाले पढ़ने के लिए मांग कर ले जाते थे, खुसूसन मस्ताना जोगी और मानसरोवर। मस्ताना जोगी तो मैंने भी देखा जी। ये कह लीजिए कि किशन चंद्र का अदबी सफर का आगाज पुंछ की एक दुकान से हुआ, दयानंद कपूर जी की दुकान से, चिराग हसन हसरत के साथ। रसाले को हम दोनों भाइयों ने इसलिए पढ़ना शुरू किया कि इस वजह देखिए कि उसके एडिटर का नाम गौरी शंकर लाल अख्तर था और हमारे बाबूजी का नाम गौरी शंकर था और ये अपने वालिद को बाबूजी कहा करते थे। तो गोया कि किशन चंद्र ने जहाँ मौजूआत यहाँ से लिए वहीं लिखने की और अदबी रिसालों को पढ़ने की तहरीक भी पुंछ से पाई। एक बात और मैं जोड़ूंगा, हमारे इस प्रोग्राम की तहरीक तो जमरुद मुगल है, लेकिन आसिफ मीर हमारा भाई है जो पुंछ में जिसने ये सारा एहतमाम किया, जी जी, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, पुंछ में थिएटर और पुंछ में स्टेज और पुंछ में प्ले, तस्वुर भी नहीं आज जिस तरह के हालात हैं। हाँ, अब तो सोच भी नहीं सकते कि पुंछ में ये सब चीजें रही होंगी। कृष्ण चंद्र हमें बता रहे हैं। कृष्ण चंद्र और उनके भाई बाज़ाब्ता यहाँ के एक थिएटर कंपनी चलाते थे उस वक्त। मैं आपको बताता हूँ, एक सीन आप देखिएगा, आपको इसमें पुंछ की यगानगत, मोहब्बत, अखुवत और इत्तेहाद सब दिखाई देगा। जमरुद भाई देखिएगा, थिएटर, स्टेज और ड्रामे का चस्का हम लोगों को ऐसा लगा कि उसके बाद 25-30 साल तक पुंछ की कल्चरल ज़िंदगी में थिएटर को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल रही। हम लोग हर साल ड्रामे करते थे। धार्मिक त्योहारों के मौके पर रामायण और महाभारत से मुतल्लिक ड्रामे खेले जाते थे जिसमें हर मजहब और मिल्लत के लोग शरीक रहते थे। जी जी जी। छोटा सा इक़्तिबास है, अली मोहम्मद जल्ला हनुमान बनता था। अली मोहम्मद जल्ला, हम चल्ला बोलते हैं। अली मोहम्मद चल्ला हनुमान बनता था और जब शहर में झांकी निकलती थी कि रामनवमी की होगी है, तो जुलूस के आगे हनुमान बनकर दुम हिला हिलाकर बड़ी मस्ती से नाचता था। एक दफा जब उसे अर्जुन का पार्ट मिला तो द्रौपदी चीरहरण के मौके पर उठकर दुर्योधन से दूबदू लड़ाई करने लगा ऑन स्टेज। साला मेरी बीवी के कपड़े उतारना चाहता है, समझता क्या है मैं सूबेदार जान मोहम्मद खान का बेटा मैं सूबेदार जान मोहम्मद खान का बेटा हूँ, मैं मार मार कर इसका प्लास्टर उखाड़ दूंगा। मगर ये तो ड्रामा है। मैंने उसे बहुत समझाया, अली मोहम्मद ये तो ड्रामा है। ड्रामा वरामा कुछ नहीं जी। अली मोहम्मद गुस्से से लाल होते हुए बोला, इसने द्रौपदी को हाथ लगाया, इसकी जान की तो खैर नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं उसे स्टेज से घसीट कर परे ले गया, मगर वो नहीं माना। आखिर उसने अपने पार्ट का कागजी मुसवदा स्टेज से नीचे फेंक दिया और अर्जुन का काम करने से इनकार कर दिया। अब आगे देखिएगा कहानी हारून। अब मुसीबत यह थी कि अर्जुन का पार्ट कौन करे। किसे अर्जुन का पार्ट याद था? सोच सोच कर याद आया कि पिछले साल इमामदीन वैक्सीनेटर ने अर्जुन का पार्ट किया। ये वैक्सीनेशन जो टीके लगाते हैं, और बहुत अच्छा किया था। मगर मुसीबत यह थी कि इमामदीन वैक्सीनेटर का तबादला आज से 6 महीने पहले तहसील मैंडर में हो चुका था और ड्रामा आज से 3 दिन के बाद शिवजी के मंदिर के वसी आंगन में होने वाला था। पिताजी से मैंने कहा कि वो इमामदीन वैक्सीनेटर को मैंडर से बुलवा दें।
मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आखिर हम लोग ये मामला सीधा राजा साहब के पास ले गए। उन्होंने हुक्म खास से एक सवार मेंढर भेजा और वो तीसरे दिन सुबह सवेरे ही वैक्सीनेटर इमाम दीन को मेंढर से पहुंच लिया। वाह 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 वाह। इमाम दीन एक गरीब 14 रुपए तनख्वाह पाने वाला वैक्सीनेटर था जो गांव-गांव घूमकर लोगों को चीचे के टीके लगाता था। क्या बात। मैंने उसकी गरीबी के बावजूद उसे कभी उदास और गमगीन नहीं देखा। वो खुद भी हर वक्त हंसता रहता था और दूसरों को भी हंसाता रहता था। उसकी निगाह साफ और दिल रोशन था। वाह। जिस ज़ौक़ और शौक़ से वो इमाम बाड़े में अनीस के मरसिए पढ़ता था, उसी इन्हमाक और सरगर्मी से वो रामायण और महाभारत के ड्रामों में हिस्सा भी लेता था। और आखिरी हिस्सा देखिएगा ज़मरूद, आज जब घर घर में नफरत की चीचक फैली है, मुझे वो टीके लगाने वाला इमाम दीन बहुत याद है। मुझे वो टीके लगाने वाला इमाम दीन बहुत याद है। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ तस्करा किया कि इमाम दीन वैक्सीनेटर का तबादला यहाँ से मेंढर हो गया, क्योंकि डॉक्टर गौरी शंकर जी का तबादला यहाँ से धर्मसाल मेंढर में हॉस्पिटल जो था राजा जी का उसमें हुआ था। और धर्मसाल हम यहाँ पंजाबी में या अपनी पहाड़ी में कहते हैं तो धर्मशाला जिसे कहते हैं, धर्मशाला का मुखाफिफ था धर्मसाल। खड़ी धर्मसाल यहाँ एक है और दूसरा मेंढर धर्मसाल है। तो मेंढर धर्मसाल में जब हुआ तो कृष्ण चंद्र मेंढर के हवाले से लिखते हैं कि मैंने अपना पहला प्यार भी मेंढर में किया, शिकस्त का पस मंजर भी है। वो इक्तबास बिल्कुल छोटा सा है, एक छोटा सा पैराग्राफ वो सुनाऊंगा। वो कहते हैं मेंढर में हम 7 साल रहे। अच्छा। 4 साल बचपन में और 3 साल जवानी में। वाह वाह वाह। लेकिन बीच का वक्फा भी ऐसा मालूम होता है जैसे मेंढर में ही गुजरा हो, क्योंकि मेंढर को मैं कभी नहीं भूल सका। उसका सुनहरा साया साथ साथ ही चलता रहा। मेंढर मेरे पहले कदमों का गांव है। मेंढर ही में पहले मैंने कदमों का गांव। मेंढर ही में मैंने पहली बार अल्लफ लैला पढ़ी और मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा। मेंढर ही में पहली बार मैंने महात्मा गांधी का नाम सुना। आगे सुनिएगा। और उनकी छूत छात और जात पात को मिटा देने वाली तहरीक के सिलसिले में मेरे पिताजी ने मुझसे वादा लिया कि मैं कभी अपने क्षत्रिय होने पर फख्र नहीं करूंगा और कभी अपने नाम के आगे अपनी जात नहीं लिखूंगा। मेंढर की नदियों में मैंने पहली बार अच्छी तरह तैरना सीखा। पहला प्रेम मेंढर में किया। पहली 4 कहानियां मेंढर में लिखी। मेरे नावल शिकस्त का पस मंजर मेंढर है। मेरी जिंदगी की बहुत सी शुरुआत मेंढर से होती है। और मेंढर पुंछ की एक छोटी सी तहसील है जो यहाँ से तकरीबन 55 किलोमीटर के फासले पर प्रॉपर मेंढर है और जयालू की धरती उसे कहा जाता है। मेंढर का एक किस्सा छोटा सा सुनिए, आपको बहुत मैं चाहता हूँ ये रिकॉर्ड पे आ जाएं बातें हैं। जी। एक रोज खबर आई कि ये मेंढर की मूर्तियां जो इनका अफसाना है जो मिट्टी के सनम में, एक रोज खबर आई कि मेंढर से 2-2.5 मील दूर सखी पीर के मज़ार के करीब एक मुसलमान किसान हल चला रहा था कि उसका हल खेत में किसी सख्त चीज से टकराया और टकरा के रुक गया। किसान ने झुक कर देखा तो जमीन में दबा हुआ उसे किसी हिंदू देवता का सर नजर आया जो पत्थर का बना हुआ था और अब हल से टकराकर गर्दन के करीब टूट गया था और अब उस टूटे हुए पत्थर के सर से लहू बह रहा था। वो किसान ये मंजर देखकर अपने हल और बैल वहीं खेतों में छोड़कर भाग गया और अपने गांव के ब्राह्मण पंडित मिश्र जी को बुला लाया। मिश्र जी ने भी जब इस पत्थर के सर से लहू बहता हुआ देखा तो हैरत में डूब गए। चंद लम्हों के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला, गांव के दूसरे लोगों को इकट्ठा किया और उनसे इस खेत में मजीद खुदाई करने को कहा। जी। मुसलमान किसानों ने पहले तो साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो लोग पत्थरों से खून बहता देखकर डर गए थे, मगर मिश्र जी के समझाने बुझाने और मंत्र फूंकने पर वो लोग राजी हो गए और खेत खोदने लगे। खेत खोदते खोदते पुराने पत्थरों की एक बाउली निकल आई। जी। और उसमें से पानी फूट फूट कर बहने लगा। उस पुरानी सुरमई रंग के पत्थरों की बाउली के किनारे 4 सर और मिले, वो भी पत्थर के बने हुए थे और सर पर मुकुट पहने हुए थे। मिश्र जी ने इन 5 सरों को बाउली के पानी से धोकर पत्थर की एक सिल पर सजा दिया और बोले ये 5 सर पांडवों के। जी। और ये बाउली भी उन्हीं की है। ये बाउली अब तक गुप्त थी मगर अब जूरे की गलती से जाहिर हो गई है। उसका नाम होगा। लिहाजा यहाँ पर फौरन यज्ञ होना चाहिए वरना देवताओं का कहर नाजिल होगा और इस साल की सारी फसल मारी जाएगी। ज़हूर बख्श एक अच्छा खाता पीता किसान था, उसने फ़ौरन अपनी गलती तस्लीम कर ली और ये तय पाया कि न सिर्फ इस साल बल्कि हर साल इस जगह पर एक यज्ञ किया अब जाए। लियाकत भाई इसी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ, उसका पस मंजर बताता हूँ कि मेंढर जहाँ ये जगह है सखी मैदान, वहाँ आज भी वो बावली मौजूद है जी और वहाँ आज भी आसार हैं। और हमारी जो लोक रिवायात हैं पुंछ की वो ये मानती हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास में यहाँ बहुत सारा वक्त गुजारा है और वहाँ मेंढर में
रामकुंड में, पीछे छुंगा में वो बाकियात जो हैं उस दौर के आसार कदीमा के हमें वहाँ आज भी मैसर आते हैं। और वहाँ जहाँ तक मेले की बात है, वहाँ वो आज भी सखी मैदान का मेला, ये जो महीना चल रहा है हाड़ का महीना, इसमें वहाँ वो मेला होता है और चैतर में फिर से मेला होता है। और वो चैतर चौदस का मेला, यानी कि चैतर की जो चांद की पूर्णिमा होती है, पूनम, उस दिन वो मेला मुनक्कद किया जाता है, जिसमें हमारे जो लोक खेल हैं, बाजू पकड़ना, बीनी, पत्थर उठाना, बुगदर, बैलों की लड़ाई, रस्साकशी, कुश्ती वगैरह जो लोग खेल हैं, वो आज भी वहाँ वो रवायत तब से आज तक बरकरार है। और वो वहाँ मेंढर धर्मशाला में मुनक्कद की जाती है। और मेंढर सखी मैदान का मेला जो है हमारे पुंछ की जो ये तहसील है मेंढर, वहाँ मुनक्कद होता है। और पूरे सुबह जम्मू से पहलवान वहाँ अपने जौहर दिखाने के लिए आते हैं। और नौशहरा तक से लोग अपने बैल जो हैं बड़े सजे सजाए लाते हैं और बैलों की लड़ाइयाँ वहाँ ये खत पढ़ते हैं ना लास्ट वाला। इससे पहले एक बात मैं करना चाहूँगा, जितनी भी तहरीरें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, मैं अभी डिक्शन पे गौर कर रहा था। कि सारा पस मंजर उनकी कहानियों का यहाँ का है, कई कहानी यहाँ की लिखी, लेकिन जो डिक्शनरी की अगर बात करें, बहुत से मकामी जो है अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। जैसे अभी आपने जिक्र किया डाब का है, सिमलू का है, छत होगी, उसके बाद जो नाम तल्ला हो गया, तो इस तरह के जो अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। तो आप क्या समझते हैं? ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे और भी आपसे एक बात जानना चाहूँगा। हसन अस्करी ने यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, वो ज़बरदस्त सख्त गिर नकाद रहे। उन्होंने कहा कि कृष्णचंद्र की तहरीरें बहुत खूबसूरत हैं, सैर अंगेज़ तहरीरें हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़नी एतबार से अगर हम बात करें तो हद से ज़्यादा आदर्शवाद, मिसालियत, फितरत, तो रुमानियत जो है उनकी तहरीरों के ऊपर गालिब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो जब आगे बढ़ते गए, जहाँ शुरुआत उन्होंने गिरजन की एक शाम से की और महालक्ष्मी के पुल तक जब वो पहुँचे, बालकनी तक पहुँचे, तो ये धुंध ज़्यादा छाती गई उनकी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप? दरअसल देखिए जी, वक्त के साथ साथ आदमी के डिक्शन में भी तब्दीली आती है, उसके लहजों में भी तब्दीली आती है, लेकिन वो जो बचपन का एक असर रहता है उसके साथ मेरे ख्याल उसी ज़बान में वो बात भी करता है और वही चीज़ें उसके साथ कैरी करती रहती हैं सारी उम्र। हमारी तो खुशबख्ती है, हमारे पास एक चेहरा है, एक नाम है, एक तारुफ है कृष्णचंद्र की सूरत में। और बहुत से शहरों के पास कुछ भी नहीं होता है, बड़े बड़े शहरों के पास अपनी हिस्ट्री नहीं होती, अपने लोग नहीं होते। और हमारा एक छोटा सा खित्ता है, छोटा सा कश्मीर है ये, और यहाँ पे दो स्टालवार्ड्स हैं, दो तो बज़ाहिर कृष्णचंद्र जी और चिराग हसन हसरत है, इसके अलावा भी यहाँ का जो देखिए उस वक्त में पंडित दीननाथ रफीक का जिक्र ना करना जब कृष्णचंद्र का जिक्र हो पुंछ के हवाले से बड़ी ज्यादती हो, क्योंकि पंडित दीननाथ रफीक कृष्णचंद्र के उस्ताद हैं। और पंडित कृष्णचंद्र ने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि मैं अगर नसर लिखने की तरफ माइल हुआ तो वो पंडित दीननाथ जी का एक थप्पड़ था जिसकी वजह से हुआ कि गज़लें वगैरह लिख के गया तो उन्होंने मुझे डांटा, बल्कि मारा भी, और मुझे वो लिखने पर कहा कि तू नसर लिख, और जिसका नतीजा ये निकला कि पंडित जी खुद शायर थे, दीनानाथ रफीक खुद शायर थे। पंडित दीनानाथ रफीक के 3-4 मजमूए शाये हुए उनकी वफात के बाद, लेकिन सुंबुल और रेहान बड़ा मशहूर हुआ। और बराह रास्त कृष्णचंद्र उनसे इस्लाह लिया करते थे। खान साहब, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है मेरे के लिए, एक किताब है अदबियात पुंछ, नक्शा रियासत पुंछ, मोहम्मद अयूब शबनम की। ये वही मोहम्मद अयूब शबनम है जो आखिरी दम तक कृष्णचंद्र की दोस्ती में रहे और जिनके साथ आज भी हयात हैं, अल्लाह इनको बड़ी उम्र दे, इनकी सेहत नासाज है। तो ये आप देख लीजिए नक्शा पुंछ का, ये रियासत कश्मीर है, ये तहसील मेंढर है, तहसील पुंछ है, हवेली है, और ये रंगड़ का नाला है, और ये पाकिस्तान अलग हो गया यहाँ से। ये तहसील बाग है, नाला माहल है, दरियाए झेलम है, कोहमरी है, ज़िला हज़ारा है, तहसील कोटा है, और ये बीच में से 2-4-6 किलोमीटर के बाद पुंछ शुरू हो जाता है। और ये तहसील मेंढर है, थकियाला, परावा, ये सब मेरे ख्याल उस तरफ है। जी थकियाला उस तरफ है सर। यहाँ मैं अर्ज करता चलूँ कि अयूब शबनम साहब का जिक्र खैर हुआ, और मैंने कहा भी था कि इनकी तस्वीर भी दिखाने है, शबनम साहब की तस्वीर भी है यहाँ पे। जी ये है जी शबनम साहब, ये इनके साथ मुलाकात हुई है इनकी जब ये डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में हम बॉम्बे जाते रहे तो कृष्णचंद्र के घर में ठहरा करते थे ये। और इनका जो पहला अफसानवी मजबूआ है वो कृष्णचंद्र जी ने उसको वेट किया है और उसके बाद मंजर आम पर आया था। तो ये वो खत है नाजरीन, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वो खत है जो कृष्णचंद्र ने बॉम्बे से शबनम साहब को लिखा, और जब तक ये खत पुंछ पहुंचा तब तक कृष्णचंद्र की वफात हो चुकी है। और ये आप खत अनवर खान पढ़ेंगे, खत का अक्स भी दिखा देते खान साहब। लिखते हैं मुहिब्बी मोहम्मद मेरे ख्याल अक्स ये है, नहीं जी ये दूसरे। चलिए बहरहाल जी लिखते हैं, अरसा हुआ पुंछ से आने के बाद सितारों से आगे के 14 अप्रैल 1975 की ये तहरीर है। कहते हैं मुहिब्बी मोहम्मद अयूब शबनम आदाब, अरसा हुआ पुंछ से आने के बाद सितारों से आगे के 2 एक शुमारे मिले थे, फिर एक लंबा वक्फा,
अब मालिक राम आनंद का ख़त जम्मू से आया है कि यही रिसाला अब जम्मू से शाया होगा। मुझसे कोई नई या पुरानी तख्लीक मांगी है। नई तख्लीक तो हाजिर नहीं है, पुरानी तख्लीक का इंतखाब करके भिजवा दूंगा। मालिक राम आनंद को ख़त लिख दिया है कोटली कॉलोनी जम्मू 5 के पते पर। अगर ये पता सही ना हो तो सही पता लिखें, ख़त दोबारा लिख दूँ। मैं दोबारा पूंछ आना चाहता हूँ। बरादरे मरहूम मोहिंदर नाथ की अचानक वफ़ात ने अब तक ना आने दिया, मगर आने का इरादा है अगर ज़िंदगी ने वफा की। 2-4 माह पुंछ और सुनकोट में रहना चाहता हूँ। पुंछ में तो परवीन कुमार मैनी का मकान है, मगर मैं ज़्यादा अरसा सुनकोट में क़याम करना चाहता हूँ। मेरा इरादा है वहाँ कुछ माह रहकर पुंछ के अदीबों की एक कोऑपरेटिव बनाकर एक प्रेस और इशात घर बनाना है, जिसके ज़रिए पुंछ के इलाके के अदीबों का रिसाला छप सके और इनकी किताबें मंजर आम पर आ सकें। इस सिलसिले में कश्मीर गवर्नमेंट से भी मदद हासिल करने के लिए तगोदो करूँगा। 18 अप्रैल को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मुंबई आ रहे हैं। मुंबई 5 दिन के लिए उनसे जिक्र करूँगा। 5 दिन के लिए 5 दिन के लिए उनसे जिक्र करूँगा। इसके अलावा सुनकोट में रहकर अपनी स्वाने उम्री भी लिखना चाहता हूँ। इसके लिए अगर कहीं से किराए पर 2 या 3 कमरों का मकान हासिल हो सके तो बहुत बेहतर होगा। लिखें कि किराया क्या होगा, 2 कमरों और 3 कमरों का महाना। और अगर सुनकोट में किसी साहब से ज़मीन लीज पर लेकर एक कच्चा कोठा तामीर किया जाए तो उसकी लागत क्या होगी, ठीक मालूम करके सही सूरत हाल से वाजे करें। किसानों जैसा खुला घर, फिर बाथरूम और टॉयलेट के मसले का क्या हल होगा। क्या सुनकोट में जमादार भंगी वगैरह मिलते हैं? मैं एक ऐसी जगह चाहता हूँ जहाँ मैं अलग सुकून से बैठकर लिख सकूँ और पुंछ के अदीबों को इकट्ठा करके उनकी अंजुमन की बुनियाद रख सकूँ। ज़िंदगी के आखिरी चंद माह साल बाकी हैं, अपने हम वतन दोस्तों के लिए कुछ काम कर जाऊँ। तमाम ख्वाहिश से मुतला करें। मुखलिस कृष्ण चंद्र। वाह 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 वाह। लेकिन भाई आखिर में एक छोटा सा इक़्तिबास है पुंछ के हवाले से। उन्होंने लिखा कि मेरी जो ज़ाहिरी दुनिया थी उसको देखने के बाद जो अंदर की दुनिया मेरी पैदा हुई, जो महरिकात, वो बाद में किस तरह से आगे चली। और अफसानों की एक मैं छोटा सा इक़्तिबास पढ़ूंगा। लिखते हैं कि अंदर की दुनिया के बारे में मैंने बहुत सोचा है जी, लेकिन मुझे आज तक यही मालूम ना हुआ कि अंदर की दुनिया कहाँ से शुरू होती है। वाह वाह वाह। और बाहर की दुनिया कहाँ ख़त्म होती है। मुझे तो अंदर और बाहर की दुनिया एक सी नज़र आती है। मेरे दिल के अंदर जो आईना है उसका एक टुकड़ा मैंने ज़िंदगी की सड़कों, बाज़ारों, गलियों, मोहल्लों और चौकों से चुना है। एक टुकड़ा मैंने औरत के श्रृंगार में से उठाया है, दूसरा कूड़े के ढेर से एक टुकड़ा मुझे झील में गोता लगाते हुए तहे आप से मिला था, दूसरा सहरा की रेत छानते हुए, एक टुकड़ा तरश कर नगीने की तरह अंगूठी में लग गया और दूसरा तेज धार होकर तलवार में ढल गया। वाह वाह वाह। अब मेरे ख्याल हम उठते हैं और थोड़ा ये जो, चलिए ठीक है, नहीं वो ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कृष्ण चंद्र मतलब पुंछ के हवाले से जो कृष्ण चंद्र ने अपनी तहरीरों में बयान की हैं, जैसे डाक बंगला है, जैसे अस्पताल है, जैसे नाखा वाली सड़क है, जैसे वहाँ खखानावन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ये सब बातें आज नहीं हो पाएंगी। आप कुछ पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 है। कृष्ण चंद्र पे पार्ट 2 इंशाल्लाह हम ईद के अगले दिन यहीं पे बैठेंगे और कुछ और मेहमानों को कोशिश करेंगे कि वो लोग भी शामिल हों जो जिनकी कृष्ण चंद्र से मुलाकात रही है। तो इस सिलसिले को तब मुझे लगता है कि पार्ट 2 में भी करना चाहिए। और जिस तरह दिलचस्पी लोग ले रहे हैं इसमें, और एक चीज़ ये है कि कृष्ण चंद्र के ही हवाले से ये हमारा खित्ता जो है, ये पुंछ भी एक तरह से रिवाइव हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार पुंछ का नाम जिन्होंने सुना होगा। एक बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं फैयाज़ वजी, वो नई नस्ल में बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं। उन्होंने अभी कमेंट किया है कि वो इस तरह की गुफ्तगू जो है इससे पहले कृष्ण चंद्र के हवाले से नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि जब लियाकत जाफरी साहब भी यहीं हैं, अनवर खान हैं, हारून राठौर हैं, मैं भी यहीं पे हूँ, तो ये हम सबकी खुशकिस्मती है कि एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। तो कोई ऐसी चीज़ बचनी नहीं चाहिए पुंछ के हवाले से और कृष्ण चंद्र के हवाले से जिस पे हम बात ना कर पाएँ। तो आज एक एपिसोड में मुझे लगता है कि मुश्किल है। लियाकत जाफरी साहब कुछ बस ये पढ़ेंगे और इसी पे हम पार्ट 1 जो है इसको ख़त्म करेंगे। और इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फेसबुक पे हम कल या आज शाम को अनाउंस करेंगे। और कल ईद है, आप तमाम हजरात को ईद मुबारक। और ईद के अगले दिन हम दोबारा बैठेंगे। अगले दिन कहाँ बैठने के काबिल होंगे हम, लेकिन मत खाइएगा, ईद के फौरन बाद हाँ कर लेंगे जी, कोई बात नहीं। अब ये देखिएगा, तक्षशिला से बारामूला तक, इसमें छोटी बिल्कुल मुख्तसर सा खूबसूरत वाक़या इस पर हम वाइंड अप करते हैं। खोड़ीनाड़ पहाड़ के एक घाटी पर एक ऊंचा मखरूती अजीब सा शक्ल का टीला खड़ा है। इसे लाखा रानी का टीला कहते हैं।
लोगों का ख्याल है कि इस टीले के अंदर दूर कहीं नीचे भारी चट्टानों के अंदर लाखा रानी का खजाना दफन है। क्या बात है। कई बार बच्चों को लाखा टेरी, लाखा टेरी बिल्कुल, कई बार जमुर्द भाई के घर के बैक साइड, और यही मेरे ख्याल वो खजाना तो जो वहाँ छुपा हुआ था और अब जाके बरामद हुआ है। कई बार बच्चों को इस टीले के आसपास खेलते हुए पुराने जमाने के तांबे के पैसे मिले हैं, मगर इस टीले को खोदने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं लाखा रानी के खजाने को खोद के नहीं निकाला जा सकता। हाँ, एक वक्त ऐसा आएगा, कब ये कोई ठीक से नहीं बताता। इतना सब कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब 4 सवार लाखा रानी के टेले की तरफ घोड़े दौड़ाते हुए आएंगे। एक सवार मशरक से आएगा, दूसरा मगरिब से, तीसरा शुमाल से, चौथा जनूब से। वो चारों घोड़ों पर सवार होंगे और चारों एक दूसरे के भाई होंगे, मगर एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। वो चारों सवार अपने घोड़ों से उतरकर लाखा रानी के टेले के गिर्द खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर इस टीले के गिर्द 3 मरतबा तवाफ करके लाखा रानी को आवाज़ देंगे। तो लाखा रानी अपने खजाने, यहाँ से मैं दोबारा लूँगा, दूसरा मगरिब से, तीसरा शुमाल से, चौथा जनूब से। वो चारों घोड़ों पर सवार होंगे और चारों एक दूसरे के भाई होंगे, मगर एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। वो चारों सवार अपने घोड़ों से उतरकर लाखा रानी के टीले के गिर्द खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर इस टीले के गिर्द 3 मरतबा तवाफ करके लाखा रानी को आवाज़ देंगे। तो लाखा रानी अपने खजाने का खुफिया दरवाज़ा खोलकर सारा खजाना उनके हवाले कर देगी। बचपन में हमने इसको खेल की सूरत दे दी थी। 4 दोस्तों की एक टोली बन जाती, एक मशरिक से, दूसरा मगरिब से, तीसरा शुमाल से और चौथा जनूब से हाथ फैलाए हुए आता। चारों लाखा रानी के टीले के गिर्द हाथ फैलाए हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए लाखा रानी को आवाज़ देते। लाखा रानी मेरी मूसा उसकी नानी मेरी मौसी। लाखा रानी मेरी मौसी उसकी नानी उसकी ममानी। लाखा रानी अलिया आया मोहम्मदा आया किसना आया बिस्ना आया। आए 4 सवार, चारों मेरे भाई, चारों मेरे यार, खोल गुप्त महल के दरबार। खोल गुप्त महल की दीवार। देखो, अलिया, मोहम्मदा, कृष्णा और बिशन सिंह आए 4। एक दफा और सुनते और खत्म करते थे। लाखा रानी मेरी मौसी उसकी नानी उसकी ममानी। लाखा रानी अलिया आया मोहम्मदा आया किसना आया बिस्ना आया। आए 4 सवार, चारों मेरे भाई, चारों मेरे यार, खोल गुप्त महल के द्वार। बहुत शुक्रिया लियाकत जाफरी साहब, अनवर खान साहब, हारून राठौर साहब और उन तमाम हजरात का मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करूँगा कि जो पिछले 1-1.5 घंटे से इस गुफ्तगू सुन रहे हैं, इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अपने कमेंट्स लिख रहे हैं। हम चाहेंगे कि कृष्ण चंद्र पे और दिलचस्प गुफ्तगू हो, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तिश्ना रह गई हैं, जिन पे बात होनी चाहिए। ये मेहमान उस नेक्स्ट गुफ्तगू में भी हमारे साथ रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हों। आप तमाम हजरात जो इस इंटरव्यू को देख रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको ईद मुबारक। ईद के अगले दिन इंशाअल्लाह आप तमाम हजरात से आप ऐसे ही जुड़े रहिए उर्दूगर फेसबुक लाइव के साथ। दोबारा फिर मुलाकात होगी। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। स्टैच्यू पे चलेगा। दोस्तों, जहाँ पे इंटरव्यू हमने ख़त्म किया है, अगला इंटरव्यू हम यहीं से शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया।